बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन लेक्चर नंबर 36 ऑफ पीएमसी नेशनल एमडीकैट 2021 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज के एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हैं और हम गुज़िश्ता कुछ लेक्चर से लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं और इस सिलसिले के कई एक टॉपिक आपको ऑलरेडी डिलीवर किए जा चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ से अब सेकेंड ईयर की बुक का भी आगाज हो जाता है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम फेडरल बोर्ड और केपीके की जो टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स हैं, इन दोनों के अंदर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम चैप्टर 14 के तौर पर सेकेंड ईयर की बुक के अंदर इंक्लूडेड है, लेकिन पंजाब और सिंध की बुक्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज के नाम से ये चैप्टर 13 के तौर पर फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर मौजूद है। बहरहाल हम ये इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए कवर करते हैं और एमडीकैट में किस किस्म के क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं इसको ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। पीएमसी नेशनल एमडीकैट 2021 सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने जो इस यूनिट से टॉपिक्स को कवर करना है वो टॉपिक्स आपके सामने ये लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स वाले यूनिट के अंदर शो किए हुए हैं। आप देखिए इन टॉपिक्स में डिस्कस द फंक्शंस एंड मेन पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी हमें पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम कवर करना है और इसके साथ साथ डिस्कस द रोल ऑफ सर्फेक्टेंट इन गैस एक्सचेंज और डिस्कस द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन लंग्स। इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए हमने आज के लेक्चर के अंदर जिस तरतीब से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अरेंज किया है, तो हमारे आज के इस लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस तरह से होंगे कि हम पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और उनके फंक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बताएंगे, क्योंकि जब हमने प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज पढ़ना है तो हमें ब्रीदिंग का मैकेनिज्म और कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग से रिलेटेड कई एक एस्पेक्ट्स का जरूर पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, अगरचे इस टॉपिक का डायरेक्टली पीएमसी के सिलेबस में जिक्र नहीं है, लेकिन जब आप ह्यूमन लंग्स के अंदर गैस एक्सचेंज को डिस्कस कर रहे होते हैं या रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर कर रहे होते हैं तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस भी इसका लाजमी जुज होता है, इसको भी जरूर कवर करना होता है। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस भी कवर करना है। लेकिन इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस दी हुई हैं उनको आपको कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका कोई डायरेक्टली जिक्र नहीं है और चूंकि यहाँ पर हमने सिस्टम को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करना है तो इस वजह से आप डिजीजेस को एक्सक्लूड कर सकते हैं। जी, तो आइए देखिए हम इन टॉपिक्स को किस तरह से आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से। रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगरचे अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के तौर पर डिवाइड किया जाता है, लेकिन इससे पहले कि हम ये अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिटेल ऑब्जर्व करें, आपको यहाँ पर कुछ बुनियादी बातों का पता होना चाहिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको आप एक रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। और ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? रेस्पिरेटरी सरफेस आप याद रखिए कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो जगह जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म हो रहा होता है, उस जगह को दरअसल रेस्पिरेटरी सरफेस कहा जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे अगर आप लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखें, जैसे हाइड्रा है या फिर हाइड्रा की तरह इसी तरह से जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हाइड्रा तो सिंपल मल्टी सेलुलर है, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जैसे अमीबा है या फिर इसी तरह से जो दूसरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनके पास आप देखिए कि कोई डेफिनेट प्लेस नहीं होती रेस्पिरेशन के लिए। इनकी जनरल बॉडी सरफेस से ही गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म हो रहा होता है, इस वजह से इनकी रेस्पिरेटरी सरफेस जनरल बॉडी सरफेस होगी। लेकिन जैसे जैसे आप एनिमल किंगडम के अंदर हायर एनिमल्स की तरफ आते हैं तो आपको रेस्पिरेटरी सरफेस में स्पेशलाइजेशन होती हुई दिखाई देगी। बॉडी की कुछ खास जगहें स्पेसिफिक हो जाती हैं टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी और उन जगहों को रेस्पिरेटरी सरफेस कहा जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे आप आर्थ्रोपोड्स के अंदर देखिए, आर्थ्रोपोड्स यानी जैसे इंसेक्ट्स वगैरह, तो इन आर्थ्रोपोड्स के पास एक खास किस्म का सिस्टम मौजूद है जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म होती है। उस सिस्टम को कहते हैं ट्रेकियल सिस्टम।
ठीक है, ट्रेकियल सिस्टम, ये इनकी रेस्पिरेटरी सरफेस है। बिल्कुल इसी तरह से और हायर एनिमल्स के अंदर अगर आप आ जाएं तो आपको कहीं पर गिल्स रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पर काम करते हुए नजर आएंगे और कहीं पर आपको लंग्स रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पर काम करते हुए नजर आएंगे। तो आपने याद रखना है कि ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है। तो ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी सरफेस वैसे तो लंग्स के अंदर जो एयर सैक्स मौजूद होते हैं यानी एल्व्यूलाई, तो ये एल्व्यूलाई ये हमारी मेन रेस्पिरेटरी सरफेसेस हैं। लेकिन एल्व्यूलाई चूंकि लंग का पार्ट है, तो अगर एल्व्यूलाई का ऑप्शन ना हो तो ऐसी सूरत में आप लंग्स को रेस्पिरेटरी सरफेस अज्यूम कर सकते हैं। और चूंकि लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा हैं, लिहाजा अगर लंग्स का ऑप्शन भी अवेलेबल ना हो तो फिर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेस्पिरेटरी सरफेस अज्यूम कर सकते हैं। तो ये अक्सर एमसीक्यू पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन बॉडी आपने अकॉर्डिंग टू अवेलेबल ऑप्शन पे करना है। अगर तो एल्व्यूलाई का ऑप्शन गिवन है तो फिर आप एल्व्यूलाई को रेस्पिरेटरी सरफेस अज्यूम करेंगे, अदरवाइज फिर सेकंड पॉसिबल ऑप्शन लंग्स या फिर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पर अज्यूम करना है। रेस्पिरेटरी सरफेस के हवाले से जब हम बात करते हैं ना, तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो रेस्पिरेटरी सरफेस में लाजमी होनी चाहिए। तो उन प्रॉपर्टीज का भी आपको बुक के अंदर मिल जाएगा टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेसेस। अगरचे ये टॉपिक भी डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको कहा कि चूंकि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटेल से कवर करना है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम चूंकि एक रेस्पिरेटरी सरफेस है तो इसकी प्रॉपर्टीज भी इनडायरेक्टली आपके इल्म में होनी चाहिए। तो उन प्रॉपर्टीज को भी आप ब्रीफली देख लीजिए। अभी हम उन प्रॉपर्टीज को जब हम ये रेस्पिरेटरी सिस्टम कवर करेंगे तो दरमियान में उन प्रॉपर्टीज का भी जिक्र करते जाएंगे। बहरहाल फिर भी आप याद रखिए कि रेस्पिरेटरी सरफेस एक तो ये थिन एपिथेलियम होनी चाहिए। थिन एपिथेलियम से क्या मुराद है, अभी आपको आगे चलकर इस बात की समझ आएगी कि ये एल्व्यूलाई जो कि एक बहुत ही थिन लेयर पर मुश्तमिल है, तो किस तरह से ये थिन एपिथेलियम का रोल प्ले कर रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी थिन एपिथेलियम। मैं अभी आगे चलकर इसके ऊपर डिटेल से बात भी करूंगा। फिर इसी तरह से देखिए, रेस्पिरेटरी सरफेस थिन एपिथेलियम होने के साथ साथ वहां पर वेंटिलेशन भी होनी चाहिए। वेंटिलेशन का मतलब यह है कि वहाँ फ्रीक्वेंटली एक्सचेंज ऑफ एयर, फ्रेश एयर और स्पॉइल एयर के दरमियान एक्सचेंज बिल्कुल फ्रीली मुमकिन होना चाहिए। फ्रेश एयर फ्रीक्वेंटली उस रेस्पिरेटरी सरफेस तक पहुंचनी चाहिए और वहाँ से स्पॉइल एयर फ्रीक्वेंटली बाहर निकले। तो इस तरह से उस जगह पर वेंटिलेशन का भी बंदोबस्त हो। फिर इसी तरह से आप देखिए कि रेस्पिरेटरी सरफेस का जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। सरफेस एरिया वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इसके साथ साथ वहाँ पे मॉइस्चर अवेलेबल होना चाहिए। मॉइस्चर किस फॉर्म में अवेलेबल है, तो मॉइस्चर ये दरअसल सरफेक्टेंट की फॉर्म में, इसके ऊपर भी अभी हम आगे चलकर बात करते हैं। और इसके साथ साथ आप ये याद रखें कि रेस्पिरेटरी सरफेस पर एक डेंस कैपिलरी नेटवर्क मौजूद होना चाहिए, कैपिलरी नेटवर्क। तो ये जो आपको मैंने प्रॉपर्टीज बताई हैं, थिन एपिथेलियम, वेंटिलेशन का होना, लार्ज सरफेस एरिया, मॉइस्चर, कैपिलरी नेटवर्क का वहां पर मौजूद होना, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, जिनकी वजह से एक रेस्पिरेटरी सरफेस एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पर एक्ट कर सकती है। यानी अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि हमारी स्किन रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं हो सकती, इसकी जस्टिफिकेशन क्या होगी, तो इसकी जस्टिफिकेशन यही होगी कि हमारी स्किन थिन एपिथेलियम नहीं है। अगरचे यहाँ पर चले वेंटिलेशन मौजूद है, मॉइस्चर चले स्वेट की फॉर्म में मौजूद है, सरफेस एरिया भी किसी हद तक ज्यादा है, लेकिन कैपिलरी नेटवर्क भी स्किन में डीप मौजूद होता है, बहुत ज्यादा सुपरफिशियल नहीं होता, और दूसरा ये थिन एपिथेलियम नहीं है। तो दो प्रॉपर्टीज इनमें से मिसिंग है। यानी कोई भी सरफेस, कोई भी जगह रेस्पिरेटरी सरफेस उसी वक्त बनती है जब ये तमाम प्रॉपर्टीज उसमें पाई जाती हो। ये सवाल यूं भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। तो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज और भी हो सकती हैं, लेकिन उनमें से आपने इनको याद रखना है कि ये रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज हैं। या फिर ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस एक्सेप्ट, तो आपको अगर माइंड में होगा कि ये प्रॉपर्टीज रेस्पिरेटरी सरफेस से मुतालिक हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी इससे मुतालिक नहीं है, तो आप वो एक्सक्लूड कर सकेंगे। इसलिए आपने ये इस चीज को भी जरूर मद्देनजर रखना है।
ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं अब रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम दरअसल एक लॉन्ग एयर पैसेज वे पर कंसिस्ट करता है, एयर पैसेज वे। और ये जो लॉन्ग एयर पैसेज वे है, दिस लॉन्ग एयर पैसेज वे, इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इसके फंक्शंस के लिहाज से दो हिस्सों में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। दरअसल ये जो आपने इसकी डिवीजन देखी है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, ये फंक्शन के मुकाबले में ये साइट ऑफ इन्फेक्शन के लिहाज से इनको क्लासिफाई किया, बिकॉज कुछ इन्फेक्शंस ऐसे हैं जो इस हिस्से के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं और कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो इस हिस्से पर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसके लिहाज से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को या एयर पैसेज वे को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यहां आपको इन दोनों अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंक्लूड होने वाले ऑर्गन्स का जरूर आइडिया होना चाहिए, जैसे नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी और फेरिंग्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है, और जबकि लैरिंग्स से आगे ऑनवर्ड ट्रैकिया, ब्रोंकाई और फिर ये लंग्स, और दरमियान में ब्रोंकाई और लंग्स के अंदर जाहिर है कि ब्रोंकियोज भी होंगे, एल्व्यूलर डक्ट्स भी होंगी, एल्व्यूलाई भी होंगे, वो भी इसी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है। तो आपको एक तो ये इन पार्ट्स का बखूबी इल्म होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज इंक्लूडेड इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और इन द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या फिर इसमें आपसे सवाल यूं भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस या करेक्ट असेंडिंग सीक्वेंस। तो उसमें देखो डिसेंडिंग सीक्वेंस क्या होगा कि चूंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यहां से ऊपर से स्टार्ट हो रहा है तो नीचे की तरफ ये डिसेंडिंग सीक्वेंस बन रहा है, तो नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटीज, फेरिंग्स, ये डिसेंडिंग सीक्वेंस बन रहा है। और असेंडिंग सीक्वेंस पूछा जाए तो नीचे से ऊपर की तरफ। तो इस तरह से आपसे ये सीक्वेंस के मुतालिक भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इनका रिलेशन भी अपर या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ पूछा जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आइए वन बाय वन हम इन डिफरेंट पार्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा है और इनका फंक्शन क्या है, किस तरह से ये वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नोज की। नोज दरअसल ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का वाहिद पोर्शन है जो एक्सटर्नली विजिबल होता है। बाकी सारा सिस्टम आप जानते हैं हमारे बॉडी के अंदर एम्बेडेड है, लेकिन नोज is the only part of the respiratory system which is externally visible। लिहाजा अक्सर यहाँ पर MCQ बनता होता है कि which part of the respiratory system is externally visible, तो वो nose होगा। अगरचे ये बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन आपके माइंड में ये बात जरूर होनी चाहिए, क्योंकि प्रेशर के वक्त बहुत सारी आसान बातें भी जहन में नहीं आ रही होती हैं। नोज दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। नोज में एक पार्ट दरअसल नॉस्ट्रल कहलाएगा, नॉस्ट्रल, और नॉस्ट्रल के साथ दूसरा जो पार्ट होगा वो नेजल कैविटीज कहलाएंगी, नेजल कैविटीज। तो इस तरह से ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल पार्ट नोज कहलाएगा। नोज का अगर हम डिटेल स्ट्रक्चर देखें, नॉस्ट्रल्स और नेजल कैविटीज, इनका डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो आप ये देख रहे हैं, ये आपको नॉस्ट्रल्स नजर आ रहे हैं। तो नॉस्ट्रल्स आर एक्चुअली आल्सो नोन एज एक्सटर्नल नेयर्स, इनको नॉस्ट्रल्स भी कहा जाता है। नॉस्ट्रल्स के साथ साथ इनके लिए टर्म यूज की जाती है एक्सटर्नल नेयर्स, क्योंकि इसी तरह से ये जो आप नॉस्ट्रल ओपनिंग देख रहे हैं जो नेजल कैविटी को आउटसाइड एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रही है, बिल्कुल इसी तरह से ओपनिंग नेजल कैविटीज के पोस्टीरियर साइड पर भी मौजूद है, जो कि नेजल कैविटीज को फेरिंग्स के अंदर ओपन करती है। तो ये जो आप ओपनिंग देख रहे हैं इनको इंटरनल नेयर्स का नाम दिया गया, या समटाइम इनको इंटरनल नॉस्ट्रल्स भी कहा जाता है। तो इस वजह से जो नॉस्ट्रल्स हैं, यानी अगर सिर्फ टर्म नॉस्ट्रल यूज की जाए तो इससे मुराद हमारी एक्सटर्नल नेयर होंगे। अगर इंटरनल नेयर्स को नॉस्ट्रल के तौर पर लिखा जाए तो फिर लाजमी तौर पर इंटरनल नॉस्ट्रल लिखा जाता है। तो ये आपने दोनों ओपनिंग्स याद रखनी है। आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इंटीरियर एंड पर कौन सी ओपनिंग है, पोस्टीरियर एंड पर कौन सी ओपनिंग है, या यूं समझ लें कि एंटीरियर के लिए दूसरी टर्म हम यूज करते होते हैं वेंट्रल, तो वेंट्रल साइड पर कौन सी ओपनिंग है,
और पोस्टीरियर के लिए हम टर्म यूज करते हैं डॉर्सल। तो डॉर्सल साइड पर कौन सी ओपनिंग है? तो ये देखिए, ये जो इंटरनल लेयर्स हैं ये डॉर्सल साइड पर है नेजल कैविटी के, और एक्सटर्नल लेयर्स या नॉस्ट्रल्स ये इंटीरियर या वेंट्रल साइड पर है। तो इस तरह से आपको इनके लोकेशन के लिहाज से चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद इन नॉस्ट्रल्स के अंदर जो आपको ये कैविटी नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी और ओरल कैविटी दोनों सेपरेट हो रही हैं। ये है नेजल कैविटी, और इस नेजल कैविटी और इसके साथ साथ आप देखिए कि जो ओरल कैविटी मौजूद है नीचे, तो दोनों के दरमियान में यहां पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड पैलेट। ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पैलेट का आखिरी हिस्सा जो होता है वो सॉफ्ट पैलेट होता है, और सॉफ्ट पैलेट में भी जो बिल्कुल लास्ट एक अपेंडेज नीचे की तरफ डाउनवर्ड हैंग्ड होता है, दैट अपेंडेज इज कॉल्ड यूव्यूला। तो ये पैलेट दरअसल नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को सेपरेट करता है। बाजू का ये एमसीक्यू में पैलेट के मुतालिक पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स द नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी, तो उसमें पैलेट को आपने याद रखना है। और पैलेट की कंपोजिशन अभी हम सपोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में देखेंगे कि दो तरह की बोन्स पैलेट के अंदर मौजूद होती हैं, एक मैक्सिला जो कि इसके एंटीरियर साइड पर मौजूद है, और दूसरा पैलेटाइन जो इसकी पोस्टीरियर साइड पर मौजूद है। तो आपको पैलेट की कंपोजिशन का भी आइडिया होना चाहिए। बहरहाल नेजल कैविटीज, दो नेजल कैविटीज हैं, एक्सटर्नल लेयर्स भी दो हैं, बट इंटरनल लेयर्स एक ही है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि इंटरनल लेयर यानी दोनों नेजल कैविटीज ये साइमल्टेनियसली एक कॉमन ओपनिंग के तौर पर फेरेंक्स के अंदर खुल रही होती है। तो इंटरनल लेयर्स ये सिंगल होगा, जबकि ये नेजल कैविटीज दो होंगी और एक्सटर्नल लेयर्स यानी नॉस्ट्रल्स भी दो होंगे। असल में देखो, ये नेजल कैविटीज को डिवाइड करने वाली पार्टीशन कौन सी है, किस तरह से ये नेजल कैविटीज डिवाइड होती हैं? तो नेजल कैविटीज को डिवाइड करने वाली पार्टीशन दरअसल नेजल सेप्टम कहलाता है। ये इस जगह पर नेजल सेप्टम मौजूद है, जिसके जरिए नेजल कैविटीज दो हिस्सों में डिवाइडेड है। नेजल सेप्टम, जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कि नेजल कैविटीज एंड ओरल कैविटी इज सेपरेटेड बाय मींस ऑफ पैलेट, तो उसमें नेजल सेप्टम का भी ऑप्शन दिया हुआ होता है। तो अक्सर गलती से नेजल सेप्टम ऑप्ट हो जाता है, या जब सवाल ये पूछा जाता है कि द टू नेजल कैविटीज आर डिवाइडेड फ्रॉम ईच अदर बाय मींस ऑफ, तो वहां पर पैलेट का ऑप्शन भी मौजूद होगा और नेजल सेप्टम भी। तो गलती से बस बच्चे पैलेट को ऑप्ट कर लेते हैं। तो आप केयरफुल रहिए कि नेजल सेप्टम ये नेजल बोन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है विच डिवाइड्स द नेजल कैविटीज इनटू टू हाफ्स। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि नेजल सेप्टम के अंदर ना इस तरह थोड़ी सी प्रोजेक्शंस बनी हुई दिखाई दे रही हैं। ये जो आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, दीज आर एक्चुअली द प्रोजेक्शंस इन द नेजल सेप्टम, एंड ड्यू टू दीज प्रोजेक्शंस ईच नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पैसेजवेज। आप देख रहे हैं ये एक पैसेजवे ये बन रहा है, दिस इज वन पैसेजवे, अनदर पैसेजवे इज हियर, ये दूसरा पैसेजवे आप देख रहे हैं, सॉरी ये पहला पैसेजवे ये रहा, दूसरा पैसेजवे ये है, और इसी तरह तीसरा पैसेजवे ये है। तो ये 3 पैसेजवेज बने हुए ड्यू टू द प्रोजेक्शंस इन द नेजल सेप्टम। ठीक है, ये नेजल सेप्टम में प्रोजेक्शन की वजह से ये पैसेजवेज बन रहे हैं। पैसेजवेज से मतलब है ये 3 रास्ते से बन रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि नेजल कैविटी इस तरह से 3 कैनाल्स में डिवाइडेड है, ये कैनाल्स नहीं है, ये दरअसल वैसे ही यूं थोड़ी थोड़ी यूं डिप्रेशन और प्रोजेक्शंस आपको नजर आ रही हैं। ये जो लाइंस हैं ये प्रोजेक्शंस हैं, उनके दरमियान में ये थोड़ी सी डिप्रेशंस हैं, और यूं नेजल कैविटी के अंदर 3 पैसेजेस बने हुए दिखाई दे रहे हैं। नेजल कैविटी की इनर सरफेस दरअसल एक म्यूकस एपिथेलियम पर मुश्तमिल है। ये आप इनर सरफेस देख रहे हैं, दिस इनर सरफेस इज लाइन बाय सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम। तो ये सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम के साथ साथ यहां पर एक और चीज भी मौजूद है जिसका नेजल कैविटी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। वो ये कि नेजल कैविटी का ये जो शुरू का पोर्शन है टुवर्ड्स द नॉस्ट्रिल, दिस पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल, इसे वेस्टिब्यूल कहा जाता है। और ये जो वेस्टिब्यूलर रीजन है, वेस्टिब्यूल, यहां पर आपको बहुत सारे हेयर्स नजर आएंगे। मर्दों में अगरचे ये हेयर्स थोड़े ज्यादा होते हैं और फीमेल्स में ये हेयर्स कम होते हैं ड्यू टू हार्मोनल डिफरेंस। बहरहाल यहाँ पर हेयर्स मौजूद जरूर होते हैं,
और ये हेयरी नेटवर्क इन द वेस्टिब्यूल, जिनको वेस्टिब्यूलर हेयर कहा जाता है, तो ये वेस्टिब्यूलर हेयर्स एक्चुअली फिल्ट्रेशन ऑफ एयर के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ एयर में सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इन हेयर्स का भी। एक्चुअली यहां पर होता यह है कि जब हम इनहेल करते हैं तो उस इनहेल्ड एयर के अंदर लाजमी तौर पर कोई डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, जैसे कोई आप आंधी और तूफान के दौरान आप इनहेल कर रहे हैं तो उस एयर के अंदर कोई बड़े डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद हो सकते हैं, या फिर इवन आजकल बहुत सारे जगहों पर इन्वायरमेंट इतना क्लीन नहीं होता तो एयर के अंदर लाजमी तौर पर ये पार्टिकुलेट मैटर मौजूद होता है। तो इसमें से ये जो लार्जर डस्ट पार्टिकल्स या पार्टिकुलेट मैटर है वो इन हेयर्स के जरिए यहीं पर रुक जाता है, फिल्टर हो जाता है, और आप देखते हैं कि थोड़े थोड़े दिनों के बाद या थोड़े थोड़े वक्त के बाद ये मैस यहाँ पर इस कदर ज्यादा हो जाता है कि ये रास्ता बंद होने लगता है और फिर हम टाइम टू टाइम इसको क्लीन करते रहते हैं। तो ये वही मैस होता है जो एयर के अंदर मौजूद था, जो कि यहाँ पर इन हेयर्स ने ट्रैप किया और फिर अल्टीमेटली हम उसको फिर क्लीन करते रहते हैं। बहरहाल तो इन हेयर्स ने लार्जर डस्ट पार्टिकल्स को यहाँ पे ट्रैप कर लेना है और एयर को फिल्टर करके आगे भेजना है, लेकिन जो छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या जैसे बैक्टीरिया और वायरसेस हैं एयर के अंदर, वो यहां से पास कर जाएंगे, वो इन वेस्टिबुलर हेयर्स के जरिए नहीं रुक पाएंगे। वो यहां से पास जब करते हैं तो ऐसी सूरत में आगे फिर ये सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम का रोल शुरू होता है, क्योंकि इस एपिथेलियम से कॉन्स्टेंटली एक म्यूकस सीक्रीट हो रहा होता है और उस म्यूकस को यहां पर मौजूद सीलिया स्वीप कर रहे होते हैं। तो ये सीलिया जो इस जगह पर इस तरह से मौजूद हैं, ये सीलिया उसको स्वीप करते हैं टुवर्ड्स द फेरेंक्स। देखो ये इस डायरेक्शन में ये म्यूकस की मूवमेंट हो रही है, यानी फेरेंक्स वाली डायरेक्शन में। ये म्यूकस बहुत ही इंपॉर्टेंस का हामिल है। इस म्यूकस के अंदर स्टिकी नेचर पाई जाती है, इसमें एडहेयर करने की प्रॉपर्टी है। एयर के अंदर मौजूद छोटे डस्ट पार्टिकल वो इनके साथ, इस म्यूकस के साथ चिपक जाते हैं, और जब ये सीलिया स्वीप करते हैं उसको, म्यूकस को टुवर्ड्स द फेरेंक्स, तो उसके साथ ही वो छोटे डस्ट पार्टिकल या बैक्टीरिया और वायरसेस वो भी इसी तरह इस म्यूकस में ट्रैप होने के बाद वो स्वीप होते जाते हैं टुवर्ड्स द फेरेंक्स, और फेरेंक्स से अल्टीमेटली उनकी डेस्टिनेशन इसोफेगस और फिर स्टमक होती है। याद रखो कि ये म्यूकस जो यहां पर नेजल कैविटी में प्रोड्यूस हो रहा है, ये कभी भी लंग्स के अंदर नहीं जा रहा होता, ठीक है, नॉर्मल हालत में, ठीक है। वैसे हो सकता है कि कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जिसमें तो ये लंग्स के अंदर गिरना शुरू हो जाए, बट नॉर्मली द म्यूकस प्रोड्यूस इन द नेजल कैविटीज नेवर गो इनटू द लंग्स, इट गोज इनटू द इसोफेगस एंड देन इनटू द स्टमक। तो आपने ये इसकी डेस्टिनेशन इस म्यूकस की याद रखनी है। अक्सर यहां पर सवाल बनता होता है कि ये जो म्यूकस सीक्रेट हो रहा है नेजल कैविटी में, तो ड्यू टू सीलियरी एक्शन द म्यूकस मूव्स टुवर्ड्स, तो किस तरफ ये मूव करता है, टुवर्ड्स द नॉस्ट्रल मूव करता है, या टुवर्ड्स द ओरल कैविटी मूव करता है, या टुवर्ड्स द फेरेंक्स मूव करता है, या फिर ये लंग्स मूव करता है। आपने यहां पर केयरफुल रहना है, या तो आपने फेरेंक्स के ऑप्शन को पिक करना है, या फिर आपने इसोफेगस या स्टमक के ऑप्शन को पिक करना है। लंग्स किसी भी सूरत यहां पर ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए और उसमें ना इसोफेगस ऑप्शन है, ना स्टमक ऑप्शन है, ना फेरेंक्स दिया हुआ है और सिर्फ लंग का ऑप्शन दिया हुआ है और नन ऑफ देम नहीं है, तो फिर आप लंग को प्रेफर कर लें, क्योंकि डायरेक्शन वाइज देखा जाए तो ये जिस साइड पर लंग्स हैं उस साइड पर इसकी मूवमेंट हो रही है। तो ऐसी सूरत में आप ये लंग का ऑप्शन पिक कर सकते हैं, अदरवाइज लंग वाला ऑप्शन आपने पिक नहीं करना। अच्छा, तो नॉर्मली आपने देखा कि ये म्यूकस की मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रही थी ना, लेकिन कभी किसी इन्फेक्शन की सूरत में जब ये सीलियरी एक्शन थोड़ा सा मांद पड़ जाता है, ये सीलियरी एक्शन इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, तो ऐसी सूरत में आप देखिए कि जो म्यूकस यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा होगा, एक तो वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा, स्टिकी नहीं होगा, बल्कि वो थोड़ा सा डाइल्यूट स्टेट में आ जाता है, और चूंकि उस वक्त फिर ये सीलिया भी एक्शन में नहीं होते हैं, तो ये म्यूकस आगे फेरेंक्स वाली साइड पे मूव नहीं करता, बल्कि ये नॉस्ट्रल की तरफ बहना शुरू कर देता है। और इसी सूरत में आप देखिए कि हमारा ये जो बाजुकत रनी नोज बन जाता है कॉमन कोल्ड के दौरान या इन्फ्लुएंजा की हालत में, तो ये रनी नोज इसी वजह से हो रहा है कि ये
सीलिया जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे। तो आपने बच्चों देखा कि यहाँ पर हेयरी नेटवर्क इन द वेस्टिब्यूल एंड द सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम बोथ आर इन्वॉल्व इन द फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। दरअसल देखो, हम एयर को ना सिर्फ अपने नोज से इनहेल कर सकते हैं, बल्कि हम चाहें तो अपने माउथ से भी इनहेल कर सकते हैं, यानी माउथ ब्रीदिंग भी पॉसिबल है। लेकिन प्रेफरेबल कौन सी होगी, नोज ब्रीदिंग या फिर माउथ ब्रीदिंग, या व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द नोज ब्रीदिंग? तो प्रेफरेबल चूंकि नोज ब्रीदिंग है, और इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज यही है कि यहां पर एयर की प्रॉपर फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म मौजूद है, जो कि यहां माउथ के अंदर पॉसिबल नहीं था। अच्छा, ना सिर्फ यहां पर देखो एयर फिल्टर हो रही है नेजल कैविटी के अंदर, बल्कि फिल्ट्रेशन के साथ साथ आपने और भी यहां पे चीजें याद रखनी है। एक तो यहां पर फिल्ट्रेशन हो रही है, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। फिल्ट्रेशन के साथ साथ यहां पर आपको नजर आएगा कि चूंकि नेजल एपिथेलियम के साथ ही कैपिलरीज बहुत ज्यादा डेंसली प्रेजेंट होती हैं, ये बड़ा कैपिलरी रिच रीजन होता है। इस वजह से जब एयर यहां से पास करती है तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कैपिलरीज इन द नेजल बिनीथ द नेजल एपिथेलियम, एयर में थोड़ा वार्मथ इफेक्ट भी आ जाता है। तो वार्मिंग ऑफ एयर भी हो जाएगा यहां पर। वार्मिंग ऑफ एयर का फायदा क्या होगा? वार्मिंग ऑफ एयर का फायदा ये होगा कि दरअसल एयर जब थोड़ी सी गर्म हो जाती है तो उसमें से ऑक्सीजन को ड्राइव करना और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करना ज्यादा फीजिबल हो जाएगा। तो ये वार्मिंग ऑफ एयर, यानी एयर जब आप नोज से इनहेल करते हैं तो तकरीबन वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब उसका टेम्परेचर आ जाता है, और ये हमारे बॉडी टेम्परेचर के करीब तर टेम्परेचर होगा। बॉडी टेम्परेचर आप जानते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर आप ये माउथ से ब्रीथ कर रहे हैं तो माउथ में जो ओरल एपिथेलियम है वहां पर कैपिलरीज बहुत ज्यादा सुपरफिशियली नहीं है, इस वजह से ये वार्मिंग इफेक्ट थोड़ा सा कम रहता है। अच्छा, तीसरा एक और भी यहां पर फायदा हो रहा है, वो क्या कि एयर की मॉइस्टनिंग भी हो रही है, क्योंकि अगर एयर मॉइस्टन हो जाएगी तो मॉइस्टन एयर वो इजीली उसमें से ऑक्सीजन को ड्राइव किया जा सकेगा और कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर ऐड किया जा सकेगा, यानी डिफ्यूजन आसानी से मुमकिन हो सकेगी। तो इस तरह से मॉइस्टनिंग ऑफ एयर, वार्मिंग ऑफ एयर एंड फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, ये तीनों बेनिफिट्स यहां पर नेजल कैविटी में अचीव हो रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा बेनिफिट है जो ओरल कैविटी में भी अचीव हो सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मॉइस्टनिंग ऑफ एयर हो सकता है। वार्मिंग के अंदर भी ओरल कैविटी इतनी इन्वॉल्व नहीं है और फिल्ट्रेशन में भी इतना इन्वॉल्व नहीं है, तो इस वजह से नेजल कैविटीज के थ्रू या नोज के थ्रू ब्रीदिंग ज्यादा एडवांटेजियस हो सकता है एज कंपेयर टू द माउथ ब्रीदिंग। अच्छा, अब देखिए कि ये जब एयर यहां से पास करती हुई नेजल कैविटी से फेरेंक्स में दाखिल होती है, तो अब इस फेरेंक्स रीजन को आप देखिए। फेरेंक्स बेसिकली अगर इसकी शेप पूछी जाए ना कि फेरेंक्स की शेप कैसी होती है, तो फेरेंक्स, ये तीनों फेरेंक्स के हिस्से हैं, तो फेरेंक्स की अगर हम शेप को यहाँ पे डिस्क्राइब करें कि व्हाट इज द शेप ऑफ द फेरेंक्स, तो आपने इसमें शेप में याद रखना है इसकी शेप क्या ओवल है या स्फेरिकल है या फिर कोनिकल है। तो आप इसमें से कौन सी शेप को प्रेफर करेंगे कि किस तरह की शेप है, तो इसमें आपने कोनिकल वाले ऑप्शन को पिक करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फेरेंक्स ये ऊपर वाले हिस्से में थोड़ा सा नैरो है और नीचे पहुंचकर थोड़ा सा ये ब्रॉड हो जाता है, तो ये कोनिकल शेप का फेरेंक्स है। फेरेंक्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। नेजोफेरेंक्स, फेरेंक्स की वो साइड होगी जो नेजल कैविटीज की जानिब है और ये सबसे ऊपर मौजूद होगा, यानी ये सुपीरियरली प्रेजेंट है। और फेरेंक्स में दरमियान का हिस्सा ओरोफेरेंक्स कहलाता है, जहां पर ओरल कैविटीज ओपन हो रही होती हैं, और फिर जो बॉटम एंड है फेरेंक्स का वो दरअसल लैरिंगोफेरेंक्स कहलाता है। लैरिंगोफेरेंक्स आप देख रहे हैं कि यहां पर 2 ओपनिंग्स निकल रही हैं, एक ग्लॉटिस जो कि इस ट्रैकिया का माउथ होता है और इसी ग्लॉटस वाले रीजन पर लैरिंक्स मौजूद है, इसी वजह से नाम इसका लैरिंगो फेरेंक्स रखा हुआ है। और दूसरा यहां पर इसोफेगस ओपनिंग स्टार्ट हो रही है, तो ये दोनों रीजन्स दरअसल लैरिंगोफेरेंक्स से इमर्ज हो रहे हैं, तो इस वजह से इस हिस्से को लैरिंगोफेरेंक्स कहा गया है। तो आपसे इन तीनों का सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है कि किस सीक्वेंस में ये तीनों रीजन्स फेरेंक्स के अरेंज हैं, और इनके मुख्तलिफ ये रिलेशन पूछे जा सकते हैं कि ओरल कैविटी इनटू ओपन इनटू ओरोफेरेंक्स और ये नेजल कैविटीज नेजोफेरेंक्स में, और जबकि
ये इसोफेगस और ट्रैकिया ओरिजिनेट फ्रॉम द लैरिंगोफेरेंक्स। इन ओरल कैविटीज और नेजल कैविटीज के मुतालिक तो ओपनिंग का वर्ड यूज किया जाएगा कि ये ओपन हो रहे हैं यहाँ पर, जबकि ये जो ट्रैकिया और इसोफेगस हैं ये यहाँ पर ओपन नहीं हो रहे बल्कि यहाँ से ये इमर्ज हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगरचे इनकी ओपनिंग प्रेजेंट है बट ये इनका यूं समझ कि प्रोक्सिमल एंड यहां पर प्रेजेंट होगा। जैसे अब ये ओरल कैविटी में और नेजल कैविटी में देख रहे हैं कि जो एंड इनका फेरेंक्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा है वो डिस्टल एंड है, और यहाँ ट्रैकिया और इसोफेगस का जो एंड फेरेंक्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा है वो दरअसल प्रोक्सिमल एंड है। तो ये वर्ड्स अक्सर कंफ्यूज कर रहे होते हैं, प्रोक्सिमल, डिस्टल, इनका मीनिंग आपने याद रखना है। चूंकि ट्रैकिया और इसोफेगस यहां से स्टार्ट हो रहे हैं तो इस वजह से ये प्रोक्सिमल एंड है, और जबकि नेजल कैविटीज और ओरल कैविटीज चूंकि यहां पर टर्मिनेट हो रही हैं, एंड हो रही हैं, इस वजह से ये डिस्टल एंड्स कहलाएंगे। तो ये फेरेंक्स तक का जो पार्ट आपने अब तक ऑब्जर्व किया ये दरअसल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहलाता है। दिस इज नोन एज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अच्छा, इस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के हवाले से एक दो क्वेश्चंस यहां पर हम सॉल्व करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वार्म द इनहेल्ड एयर। इसमें नोज हेयर्स इन्वॉल्व होते हैं या ब्लड कैपिलरीज इन्वॉल्व होती हैं या सीलिया या फिर म्यूकस एपिथेलियम या म्यूकस मेम्ब्रेन, तो क्या चीज इन्वॉल्व होती है। तो अभी आपने ऑब्जर्व किया था कि ब्लड कैपिलरीज जो एपिथेलियम के अंडर साइड पर मौजूद है, नेजल एपिथेलियम के अंडर साइड पर बहुत ज्यादा सुपरफिशियली ये ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, तो इनमें सर्कुलेटिंग ब्लड दरअसल एयर को वार्मथ इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो राइट आंसर मस्ट बी द ब्लड कैपिलरीज। उसके बाद फिर इसी तरह से सीलिया प्रेजेंट इन द नेजल कैविटीज मूव द ट्रैप्ड सब्सटेंसेस इनटू, तो इनटू द फेरेंक्स या आउट ऑफ द नॉस्ट्रल्स या नेजल या द वेस्टिब्यूल्स या टू द लंग्स, तो किस साइड पर ये ट्रैप्ड सब्सटेंसेस को सीलिया मूव कर रहे होते हैं। तो अभी मैंने आपसे शेयर किया था कि नॉर्मली इसकी जो मूवमेंट है वो टुवर्ड्स द फेरेंक्स हो रही होगी। वो अलग बात है कि इन्फेक्शन की हालत में ये बाहर नॉस्ट्रल से बाहर की तरफ ये मूवमेंट शुरू हो जाती है, लेकिन वो मूवमेंट जाहिर है कि सीलिया की वजह से नहीं हो रही होती, वो वैसे ही रनी नोज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सीलियरी एक्शन बाहर की तरफ वो चीजें निकल रही होती हैं। तो नॉर्मल हालत में अगर देखा जाए तो सीलिया किस साइड पर मूव करवाएंगे, तो ये आंसर आएगा द फेरेंक्स, टू द फेरेंक्स। ठीक है जी। इसी तरह से आप देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोन शेप्ड पैसेज वे लीडिंग टू द ओरल एंड नेजल कैविटीज टू द इसोफेगस एंड लैरिंक्स। तो मेरे ख्याल में अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है इस वर्डिंग से कि ये क्या चीज हो सकती है। दिस इज नॉट अ पैलेट, ये ग्लॉटस भी नहीं है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी इसको कंप्लीटली हम ऑप्ट नहीं कर सकते, सो दिस मस्ट बी द फेरेंक्स। अच्छा, फिर इसी तरह से आप देखिए कि ह्यूमन फेरेंक्स इज कन्वेंशनली डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स या सेक्शंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ दीज सेक्शंस। तो डिसेंडिंग सीक्वेंस अगर आप ऑब्जर्व करें, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि नेजोफेरेंक्स आना चाहिए, उसके बाद फिर ओरोफेरेंक्स आना चाहिए, फिर लैरिंगो। तो ये ए ऑप्शन के अंदर सीक्वेंस सबसे करेक्ट है, बाकी जगहों पर आपको सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा है, लिहाजा राइट आंसर इस केस में ए होगा जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बाद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का आगाज होता है लैरिंक्स से। देखो ये जो पिछली हमने डायग्राम यहाँ पर कवर की थी, इस डायग्राम में अगर आप मुलाहिजा करें तो ये आप देख रहे हैं लैरिंक्स जो कि ट्रैकिया के बिल्कुल माउथ पर प्रेजेंट है। ट्रैकिया का माउथ कहलाता है ग्लॉटस। ग्लॉटस इज द माउथ ऑफ द ट्रैकिया। यहां पर याद रहे कि ये जो एपिग्लॉटस होता है ना, एपिग्लॉटस ये वर्क करता है जब ये हम कोई भी चीज स्वेलो करते हैं, तो स्वेलो करते हुए एपिग्लॉटस ये हॉरिजॉन्टल इन पोजीशन आ जाता है और ऐसी सूरत में ट्रैकिया के अंदर कोई फूड पार्टिकल दाखिल नहीं हो पाता। तो एपिग्लॉटस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का हिस्सा है या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का हिस्सा है। तो एपिग्लॉटस इन जनरल तो आप इसको दोनों में इंक्लूड करेंगे, बट स्पेसिफिकली अगर इसमें प्रेफरेंस पूछी जाए कि बोथ का ऑप्शन ना हो बल्कि यूं प्रेफरेंस पूछी जा रही है कि ये किसका पार्ट है, तो इसमें आपने इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अज्यूम करना है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि कोई फूड पार्टिकल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जा सके। तो इसलिए ये एपिग्लॉटस यहाँ पर मौजूद है। अगर
ये एपिग्लोटिस प्रॉपरली वर्क ना करे और कोई भी फूड पार्टिकल ड्यूरिंग इनहेलेशन ऑफ एयर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाए, तो ऐसी सूरत में पहले स्टेप पर तो इरिटेशन होती है और एक रिफ्लेक्स की रिजल्ट में आपको या तो खांसी आएगी या छींक आएगी और वो चीज़ जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा रही थी वो बाहर निकल आएगी। अदरवाइज अगर ये इस तरह ना हो पाए कि आपका वो रिफ्लेक्स भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा और वो जो चीज़ आपने इनहेल की वो आपके लंग्स की तरफ चली गई है और वहाँ पर डिपॉजिट हो गई है, तो ऐसी सूरत में वहाँ पर इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है। और इस तरह का इन्फेक्शन जो किसी भी खाने की चीज़ के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दाखिल होने की वजह से हो, उसे कहते हैं एस्पायरेशन निमोनिया। तो ये हम अगरचे डिजीज़ को डायरेक्टली तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बीच में जिस जिस डिजीज़ का थोड़ा थोड़ा सा रेफरेंस आता जाता है तो वो आपको ज़रूर क्लियर होना चाहिए। तो एस्पायरेशन निमोनिया इज़ कॉज्ड बाय द एंट्री ऑफ एनी फूड पार्टिकल इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये एस्पायरेशन निमोनिया अक्सर छोटे बेबीज़ में हो जाता है, जहां आप देखते हैं कि उनको लिटाकर फीड किया जा रहा होता है मिल्क के ज़रिए, तो वो सम टाइम ये जो मिल्क है वो उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दाखिल हो जाता है और उसकी वजह से एस्पायरेशन निमोनिया कॉज होता है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए मजीद एक दो चीज़ें और क्लियर करने की ज़रूरत है। फेरेंक्स के मुतालिक भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का हिस्सा है या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, तो ये दोनों के अंदर इक्वली कंट्रीब्यूट करता है। इसमें हम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते कि इसका ज़्यादा रोल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या ज़्यादा रोल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, तो इसको दोनों के अंदर आपने इंक्लूड करना है। अच्छा, फिर उसके बाद देखो कि ये जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसके ओरिजिन के बारे में सवाल हो सकता है। तो इसका ओरिजिन लैरिंग्स से हो रहा है, या फिर अगर लैरिंग्स ऑप्शन नहीं है तो ग्लॉटिस आपने यहाँ पर प्रेफर करना है। ठीक है, तो ग्लॉटिस और लैरिंग्स अगर दोनों ऑप्शंस गिवन हो तो फिर हम किसको प्रेफर करेंगे? तो फिर हम ग्लॉटिस को प्रेफर करेंगे। दरअसल ग्लॉटिस इस ओपनिंग को कहा जाता है, द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया इज कॉल्ड ग्लॉटिस। इसी के ऊपर ये एपिग्लॉटिस था ना, अगरचे लैरिंग्स भी इसी ग्लॉटिस रीजन पर प्रेजेंट है, या यूं समझ लो कि ये जो लैरिंग्स की भी जो ओपनिंग होगी इसको हम ग्लॉटिस कहेंगे। तो अगर ये दोनों ऑप्शंस मौजूद हो तो अब आप ग्लॉटिस को प्रेफर करेंगे, अदरवाइज आप लैरिंग्स को प्रेफर कर सकते हैं, लैरिंग्स को ऑप्ट कर सकते हैं कि ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का फर्स्ट पार्ट है। लैरिंग्स को अगर हम थोड़ा सा डिटेल के साथ देखें तो लैरिंग्स दरअसल ये कार्टिलेज प्लेट्स पर मुश्तमिल एक कार्टिलेजनस राउंड होता है, और इस राउंड के अंदर बहुत सारी कार्टिलेज प्लेट्स हैं जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन के जरिए आपस में अटैच्ड होती हैं। तो इनमें जो फ्रंट या वेंट्रल साइड की कार्टिलेज होती है वो एडल्ट मेल्स के अंदर थोड़ी प्रोमिनेंट होती है। इसको थायराइड कार्टिलेज भी कहा जाता है, जो वेंट्रल साइड पर मौजूद होगी, और एडल्ट मेल्स के अंदर थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो जाती है ड्यू टू हार्मोनल डिफरेंस, क्योंकि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है और उसका इफेक्ट इसके ऊपर हो रहा होता है, और उसकी वजह से थायराइड कार्टिलेज थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो जाती है। एंड दिस प्रोमिनेंट थायराइड कार्टिलेज इन एडल्ट मेल्स इज नोन एज एडम्स एप्पल। इसको एडम्स एप्पल कहा जाता है। ठीक है, फीमेल में चूंकि ये हार्मोन कम क्वांटिटी में होता है, इस वजह से ये एडम्स एप्पल आपको फीमेल के अंदर प्रोमिनेंट नजर नहीं आएगा। वहां पर ये पूरा जो लैरिंग्स है वो इक्वली राउंड होगा, वो इसमें फ्रंट साइड पर कोई प्रोजेक्शन नहीं होगी। अच्छा, एडम्स एप्पल की लोकेशन भी पूछी जा सकती है, ये किस साइड पर है, डॉर्सल या वेंट्रल या लेटरल ऑफ द ट्रैकिया? तो ये वेंट्रल साइड पर आपने इसकी लोकेशन याद रखनी है। इसी लैरिंग्स के अंदर असल में दो म्यूकस मेम्ब्रेन्स की इनफोल्डिंग्स मौजूद होती हैं। अगर हम यहाँ पर ये लैरिंग्स को ड्रॉ करें, सपोज करें ये लैरिंग्स आप देख रहे हैं कार्टिलेज राउंड, और इसका इंटरनल व्यू आपको दिखाएं, तो यहाँ पर जो इंटरनल म्यूकस एपिथेलियम है, दैट म्यूकस एपिथेलियम फॉर्म्स टू इनफोल्डिंग्स। इस तरह से इनफोल्डिंग्स बनी हुई हैं, दो इनफोल्डिंग, एक और ये दूसरी इनफोल्डिंग। दीज इनफोल्डिंग्स हैव स्मॉल ओपनिंग इनसाइड इट, यानी ये इनफोल्डिंग्स ऐसे नहीं कि कंप्लीट हो, बल्कि दरमियान में ओपनिंग जरूर होगी ताकि एयर पास कर सके। दीज इनफोल्डिंग्स इन द लैरिंग्स रीजन आर कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स। इनको
वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है। सो ये वोकल कॉर्ड्स, जब हम एयर को जोर से बाहर की तरफ पुश करेंगे तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगे और उनकी वाइब्रेशन से साउंड जनरेट होगा। इसी वजह से लैरिंक्स को साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स का नाम दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से एक साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स आपको बर्ड्स के अंदर भी मिलेगा, उसे कहा जाता है सायरेंक्स। तो ये देखो सायरेंक्स यहाँ पर अगरचे गिवन नहीं है, लेकिन आप एनिमल्स वाले चैप्टर में जब आपने डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स पढ़ा है तो वहां पर बर्ड्स में इस चीज का जिक्र होता है। सायरेंक्स एक इसी तरह का पार्ट है, सायरेंक्स। तो ये सायरेंक्स क्या चीज है? सायरेंक्स इज अ वॉइस बॉक्स ऑफ द बर्ड्स। इसका और लैरिंक्स का डिफरेंस ये है कि सायरेंक्स इज सिचुएटेड एट द लोअर एंड ऑफ द ट्रेकिया, जबकि फेरेंक्स इज सिचुएटेड एट द अपर एंड ऑफ द ट्रेकिया। ये खास डिफरेंस आपने सायरेंक्स और फेरेंक्स के हवाले से याद रखना है। नंबर ऑफ वोकल कॉर्ड्स के ऊपर भी सवाल बनेगा। 2 वो पेयर्स होते हैं वोकल कॉर्ड्स के, तो इस तरह से ट्विन इनफोल्डिंग्स हैं वोकल कॉर्ड्स की। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि ये लैरिंक्स से एयर मूव करते हुए ट्रैकिया में आ गई। यहां पर एक सवाल और भी बन सकता है, वो क्या कि देखिए एयर का अगर आप पैसेज देखें तो ये नॉसल से एयर दाखिल हुई, उसके बाद ये जो 3 पैसेज वेज अभी आपको बताए थे नेजल कैविटीज के, वहां से एयर गुजरती है और फिर नेजोफेरिंक्स में, नेजोफेरिंक्स से ये ओरोफेरिंक्स में, ओरोफेरिंक्स से फिर लैरिंगोफेरिंक्स में और लैरिंगोफेरिंक्स से फिर ये लैरिंग्स और ट्रैकिया में, यानी ये इसोफेगस में नहीं जा पाती। अगर देखा जाए तो इसोफेगस बिल्कुल ये एयर पैसेज वे के बिल्कुल सामने आता है, जबकि आपको ये लैरिंग्स और ट्रैकिया ये एयर पैसेज वे में थोड़ा सा ये फ्रंट साइड पे मिलेगा। दरअसल हमारा ट्रैकिया जो होता है ये वेंट्रली प्लेस्ड है और इसोफेगस ये डॉर्सली प्लेस्ड है, और जो ऊपर से ये इस तरह से ट्रैक बना हुआ है वो ट्रैक बिल्कुल सीधा इसोफेगस के अंदर सामने है, लेकिन लैरिंग्स या ट्रैकिया उस पैसेज वे में थोड़ा सा ये फ्रंट साइड पर आ जाते हैं, यानी एयर को थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन चेंज करके इस तरफ आना पड़ता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि एयर इसोफेगस में क्यों नहीं चली जाती? तो इसोफेगस में एयर इस वजह से नहीं जाती, यहाँ पर 2 रीजंस आपने याद रखने हैं। एक तो इसोफेगस यहाँ पर क्लोज होता है। इसोफेगस के स्टार्ट में एक स्फिंक्टर हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हुए कि इसोफेगस के स्टार्ट में एक स्फिंक्टर, इसको कहते हैं इसोफेजियल स्फिंक्टर। नॉर्मली दैट स्फिंक्टर इज कॉन्ट्रैक्टेड एंड इट नेवर अलाउज द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द इसोफेगस। तो ये कॉन्ट्रैक्टेड इसोफेजियल स्फिंक्टर एयर की एंट्री को प्रिवेंट करता है। लेकिन यहां पर हम दूसरा बीच में एक रीजनिंग कर सकते हैं कि जब हम बार बार स्वेलो कर रहे होते हैं, जब हम खा रहे होते हैं, तो ये इसोफेजियल स्फिंक्टर बार बार इस तरह से ये ओपन हो रहा होता है, यानी रिलैक्स कर रहा होता है। तो क्या एनगल्फिंग के दौरान, क्या स्वेलोइंग के दौरान एयर ये इसोफेगस की जानिब नहीं जाती? तो इसका जवाब यह है कि एनगल्फिंग के दौरान, स्वेलोइंग के दौरान भी एयर इसोफेगस में नहीं जाएगी, सिवाय बहुत कम अमाउंट के। वो अगरचे चला जाए तो वो आखिरकार फिर वापस निकल भी आता है। जो हम ये बाजू का डकार लेते हैं तो उससे वो एयर जो हमारे स्टमक में जा चुकी होती है वो इस तरह से बाहर निकल जाती है। तो वो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी है। ज्यादा क्वांटिटी में एयर क्यों नहीं जा सकेगी हमारे स्टमक में? तो उसका रीजन ये है कि दरअसल लंग्स जब एयर को इनहेल कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त लंग्स इस तरह से एक्सपैंड कर रहे होते हैं। तो ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स एक सक्शन प्रेशर अंदर क्रिएट हो रहा होता है जो एयर को यूं पुल कर रहा होता है अपनी जानिब। तो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द सक्शन प्रेशर, क्योंकि लंग्स के अंदर एयर प्रेशर उस वक्त बहुत कम है और बाहर एयर प्रेशर ज्यादा है, तो ये जो सक्शन प्रेशर यहां पर क्रिएट हुआ है इसकी वजह से एयर यूं कंपेल हो रही होती है टू मूव इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रादर देन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये आपने रीजंस याद रखने कि बेशक यहाँ पर ये पाथ थोड़ा सा चेंज करके एयर को यहाँ पे दाखिल होना पड़ रहा है, लेकिन ड्यू टू द सक्शन प्रेशर एंड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इसोफेजियल स्फिंक्टर इन द इसोफेगस, एयर इज कंपेल्ड टू मूव इनटू द लंग्स रादर देन इसोफेगस। अच्छा, बहरहाल अब ये जब लैरिंग्स से एयर अंदर ट्रैकिया में उतरती है तो ट्रैकिया आप देख रहे हैं तकरीबन इसका जो डायमीटर है वो कोई 1.5
सेंटीमीटर के करीब इसका डायमीटर होता है। असल में ये डायमीटर वेरी करता है, डायमीटर मुख्तलिफ लोगों के अंदर ये 1.2 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक आपको ये डायमीटर मिलेगा। तो आप इसका यूं समझ लो कि एवरेज ये 1.6 या 1.5 सेंटीमीटर लगा लें, और इसकी लेंथ तकरीबन कोई 12 सेंटीमीटर बनती है। तो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्रैकिया, इसके अंदर आपको ये कार्टिलेज रिंग्स नजर आ रहे हैं जो कि हॉर्स शू शेप होते हैं, या फिर इनको आप सी शेप कार्टिलेज रिंग्स कह सकते हैं। ये तकरीबन कोई 15 से 20 के करीब या 16 से 20 के करीब ये रिंग्स यहाँ पर मिलेंगे, और इन रिंग्स की वजह से ट्रैकिया कोलैप्स नहीं हो पाता। अब यहां पर भी सवाल उभरता है कि ये रिंग्स अगर कोलैप्सिंग को ही प्रिवेंट करने का मकसद रखते हैं तो फिर ये कंप्लीट क्यों नहीं? अगर ये कंप्लीट होते तो ये ज्यादा अच्छी तरह से कोलैप्सिंग को प्रिवेंट कर सकते थे। ये इस तरह से सी शेप क्यों है? तो इसका रीजन ये है कि दरअसल इनका ये जो ओपन पार्ट है, यानी ये जो सी शेप बने हुए, तो इनका ओपन पार्ट दरअसल डोर्सल साइड पर है, यानी जिस साइड पर इसोफेगस होता है उस साइड पर ये इनकम्प्लीट है। ये इस वजह से इनकम्प्लीट रखा गया इनको, ताकि जो मूवमेंट होनी है फूड की इस इसोफेगस के अंदर वो इंटैक्ट रह सके, यानी पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी किसी तरह से मुतासिर ना हो। इस पर्पस के लिए ये सी शेप रिंग्स को इस तरह से इनकम्प्लीट रखा गया। अगर ये कंप्लीट होते तो पेरिस्टालसिस के इन्फ्लुएंस होने का खतरा था। अच्छा, उसके बाद देखिए कि ये जो ट्रैकिया है ये आगे जाकर बाइफर्केट हो रहा है 2 ब्रांचेस के अंदर, और ये 2 ब्रांचेस दरअसल ब्रोंकाई कहलाती हैं। तो यहां पर अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि ये ट्रैकिया किस पॉइंट पर जाकर बाइफर्केट होता है। आपको बुक्स के अंदर ये स्टेटमेंट मिलेगी कि एट द लेवल ऑफ 5th thoracic vertebra, 5th thoracic vertebra ये बाइफर्केट हो जाता है। 5th thoracic vertebra क्या चीज है? ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जितनी भी वर्टिब्रीज होती हैं उनको रीजन वाइज इस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। तो टोटल 12 वर्टिब्री हमारे थोरेसिक रीजन के अंदर मौजूद हैं, चेस्ट रीजन में, और उनको हम इस तरह से T1, T2, T3, T4 नाम देते हैं। तो इसमें जो 5th thoracic vertebra है, 5th thoracic vertebra जो उसका लेवल है, तो उस लेवल पर आकर ये ट्रैकिया बाइफर्केट हो जाएगा। यानी देखो, इसका उससे वर्टिब्रल कॉलम से कोई रिलेशन नहीं है, बस रिलेशन इस सेंस में हम कह रहे हैं कि पीछे जो बैकबोन गुजर रही है, तो बैकबोन में जो 5th thoracic vertebra होगा उस वाले पॉइंट तक पहुंचकर ये ट्रैकिया इस तरह से बाइफर्केट कर जाएगा इनटू 2 ब्रांचेस, और ये जो 2 ब्रांचेस बनेंगी इनको कहा जाएगा ब्रोंकाई। और ये जो पहली ब्रोंकाई होती हैं दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बाइफर्केशन ऑफ द ट्रैकिया, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई। जैसे ट्रैकिया सिर्फ एक ही था, तो प्राइमरी ब्रोंकाई ये अब 2 हो जाएंगी, ईच इन वन इन ईच लंग। ठीक है, लेफ्ट लंग के अंदर भी एक प्राइमरी ब्रोंकस है, सिंगुलर वर्ड है इसका ब्रोंकस, और इसी तरह से राइट लंग के अंदर भी एक प्राइमरी ब्रोंकस होगा। लेकिन उसके बाद फिर इन प्राइमरी ब्रोंकाई से मजीद डिविजन्स बनेंगी, और इनसे मजीद जो ब्रांचेस निकलती हैं उनको सेकेंडरी ब्रोंकाई कहा जाता है। प्राइमरी ब्रोंकाई तो दोनों लंग्स के अंदर एक एक होंगी, लेकिन सेकेंडरी ब्रोंकाई ये दोनों लंग्स के अंदर डिफरेंट नंबर्स में है। जैसे अगर आप ये लेफ्ट लंग को देखें तो लेफ्ट लंग इसके अंदर एक्चुअली 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई मिलेंगी, बट इन द राइट लंग देयर आर 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई। लेफ्ट लंग के अंदर ये 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई क्यों है? तो इसका रिलेशन असल में लंग के स्ट्रक्चर के साथ है। चूंकि लेफ्ट लंग ये थोड़ा सा छोटे साइज का होता है और इसमें 2 लोब्स मौजूद होती हैं, और एक लोब इसकी जो आपको ये सुपीरियर लोब नजर आ रही है, ये लोब थोड़ी सी छोटे साइज की होती है। तो इस वजह से यहां पर आपको सिर्फ 2 प्राइमरी ब्रोंकाई नजर आ रही हैं, हर एक लोब के अंदर एक एक प्राइमरी ब्रोंकस है। और इसी तरह से चूंकि राइट लंग 3 लोब्स में डिवाइडेड है, इसमें आप देख रहे हैं कि एक सुपीरियर लोब, ये ऊपर वाली लोब है, उसके बाद फिर ये एक मीडियन लोब और एक इंफीरियर लोब, तो 3 लोब्स यहां पर आपको दिखाई दे रही हैं। इन 3 लोब्स के अंदर हर एक लोब में एक एक सेकेंडरी ब्रोंकस दाखिल हो रहा है, इस वजह से यहां पर सेकेंडरी ब्रोंकाई की तादाद 3 हो गई। उसके बाद फिर इन सेकेंडरी ब्रोंकाई से जो फर्दर ब्रांचेस अराइज होंगी, दोज फर्दर ब्रांचेस ऑफ द सेकेंडरी ब्रोंकाई आर कॉल्ड टर्शरी ब्रोंकाई। अब जो टर्शरी ब्रोंकाई का नंबर है वो कोई यूं फिक्स नहीं है। जैसे हमने प्राइमरी ब्रोंकाई और सेकेंडरी ब्रोंकाई का तो फिक्स नंबर आपको बताया है,
और वो इसी तरह से होता है। लेकिन फिर टर्शरी ब्रोंकाई का नंबर कोई फिक्स नहीं है, वो दोनों लंग्स के अंदर डिफरेंट नंबर्स के अंदर डिफरेंट लोगों के अंदर मौजूद होंगी और ये ब्रोंकाई आगे फिर डिवाइड और डिवाइड और डिवाइड होती चली जाती हैं, यहां तक कि इनका डायमीटर 1 मिलीमीटर तक रह जाता है। जब इनका डायमीटर 1 मिलीमीटर तक रह जाएगा तब इनको ब्रोंकियोल्स कहा जाएगा। अच्छा, अब जरा ये पहले ब्रोंकाई रीजन को हम कवर कर लें कि जिस तरह से अभी मैंने आपको ट्रैकिया के अंदर सी शेप के रिंग्स बताए थे, तो सच सी शेप रिंग्स आर आल्सो फाउंड इन द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द ब्रोंकाई। ये जो शुरू का हिस्सा है ब्रोंकाई का, इसके अंदर भी सी शेप के कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। बट दीज सी शेप कार्टिलेज रिंग्स आर रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेज प्लेट्स इन द सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई में अब रिंग्स की जगह प्लेट्स आ जाएंगी और ये कार्टिलेज प्लेट्स अब आप ना सिर्फ सेकेंडरी ब्रोंकाई में इनको ऑब्जर्व कर पाएंगे बल्कि टर्शरी ब्रोंकाई में भी थ्रू आउट कार्टिलेज प्लेट्स मिलती हैं। लेकिन जैसे अभी मैंने बताया कि ये ब्रोंकाई डिवाइड और डिवाइड होकर इनका डायमीटर कम होता चला जाता है, यहां तक कि ये 1 मिलीमीटर डायमीटर तक पहुंच जाती हैं और तब इनको ब्रोंकियोल्स का नाम दिया जाता है। तो ब्रोंकियोल ऐसा रीजन है जहां पर ना तो कोई कार्टिलेज रिंग होगा ना ही कार्टिलेज प्लेट होगी। ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा रीजन है हमारे लंग का जहां पर कोई कार्टिलेजनस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं है। तो कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर आपको ट्रैकिया में थ्रू आउट नजर आया, कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर आपको प्राइमरी ब्रोंकाई में भी मिले। ट्रैकिया और प्राइमरी ब्रोंकाई दोनों के अंदर कार्टिलेज रिंग्स थे, बट सेकेंडरी ब्रोंकाई और फिर टर्शरी ब्रोंकाई के अंदर अब आपको कार्टिलेज प्लेट्स मिलेंगी। बट इन ब्रोंकियोल रीजन या फिर ऑनवर्ड आगे जो आप एल्वुलर डक्ट्स और एल्वुलाई भी ऑब्जर्व करेंगे, उनके अंदर कोई कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो ये यहां पर भी आपको जो इनर लाइनिंग है ट्रैकिया की और इन ब्रोंकाई की, वो सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम की फॉर्म में मिलेगी। यानी ये सीलिया की प्रेजेंस भी अक्सर पूछी जाती है। तो सीलिया आर नॉट ओनली फाउंड इन द ट्रैकिया बट दे आर ऑल्सो फाउंड इन द ब्रोंकाई एज वेल एज इन द ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल्स तक आपको सीलिया मिलेंगे, बट आगे जाकर जब एल्वुलर डक्ट और एल्वुलाई की बारी आएगी वहां पर सीलिया मौजूद नहीं होंगे। तो ये ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई रीजन में और ट्रैकिया में जो सिलिएटेड एपिथेलियम मौजूद है, म्यूकस सिलिएटेड एपिथेलियम, अगर कोई फाइन डस्ट पार्टिकल, कोई वायरसेस, माइक्रोब्स वगैरह वो अगर इनहेल होकर यहां तक पहुंचने में कामयाब हो जाएं तो यहां पर भी ये म्यूकस मौजूद है जो उनको ढेर कर लेता है और इस तरह से यहां पर मौजूद सीलिया उस म्यूकस को अपवर्ड स्वीप कर रहे होते हैं। जैसे ऊपर अभी हमने जिक्र किया था कि नेजल कैविटी में जो सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम है वो सीलिया को टुवर्ड्स द फेरिंक्स प्रोपेल कर रही थी, जबकि ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम उसके सीलिया म्यूकस को अपवर्ड स्वीप कर रहे होंगे और वो म्यूकस यूं आहिस्ता आहिस्ता अपवर्ड मूव करते करते आखिरकार जब ये फेरिंक्स तक पहुंचता है तो फेरिंक्स में पहुंचकर वो दोबारा इसोफेगस में चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो म्यूकस निकलकर नेजल कैविटी में या फिर ओरल कैविटी में चला जाए, तो उस म्यूकस की भी डेस्टिनेशन दरअसल इसोफेगस और फिर स्टमक होती है, ताकि स्टमक में ले जाकर उन तमाम माइक्रोब्स को पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाए। तो ये आपने दोनों पॉइंट याद रखने के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का म्यूकस फेरिंक्स वाली साइड पर और फिर अल्टीमेटली इसोफेगस और स्टमक में जाता है, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का म्यूकस भी फेरिंक्स की तरफ आएगा और फेरिंक्स से फिर अल्टीमेटली इसोफेगस और स्टमक में जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद अब आप देखिए कि अगला जो रीजन है ब्रोंकाई के बाद, जैसे मैंने कहा कि ब्रोंकियोल रीजन शुरू हो जाता है। तो ब्रोंकियोल रीजन कुछ इस तरह से, इसको हम यहां पर देख लेते हैं कि ये आपको जैसे नजर आ रहे हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स में दो तरह के ब्रोंकियोल्स आपको दिखाई देते हैं। शुरू का जो हिस्सा होता है ब्रोंकियोल्स का वो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स पर मुश्तमिल होता है, लेकिन उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल्स से मजीद जो ब्रांचेस ओरिजिनेट होती हैं उनको रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स कहा जाएगा। दरअसल रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल ब्रोंकियोल का वो रीजन होगा जहां से एल्व्यूलर डक्ट्स ओरिजिनेट होती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एल्व्यूलर डक्ट्स कहां से ओरिजिनेट होती हैं तो वो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल खुद कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं तो ये टर्मिनल ब्रोंकियोल से। और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं तो ये दरअसल जो प्राइमरी ब्रोंकियोल्स होते हैं, यानी टर्मिनल ब्रोंकियोल से पहले जो रीजन होगा ब्रोंकियोल का उसको प्राइमरी ब्रोंकियोल आप कह सकते हैं। तो प्राइमरी ब्रोंकियोल से, एंड प्राइमरी ब्रोंकियोल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रोंकाई।
जैसे अभी आपको मैंने ब्रोंकाई एक्सप्लेन किए थे, तो ब्रोंकाई में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तक तो हम इस तरह से ये नेम सजेस्ट करते हैं, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर ये टर्शरी। लेकिन टर्शरी ब्रोंकाई आगे जो कि सेवरल टाइम्स डिवाइड करती हैं, तो आगे फिर उनकी कोई इस तरह से नंबरिंग नहीं रखी हुई है, उनकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं रखी हुई कि ये फला नंबर की ब्रोंकाई है फला, तो वो रैंडमली आगे उनकी डिवीजन होती चली जाती है, यहां तक कि उनसे फिर ये प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स ओरिजिनेट हो जाते हैं। अब देखो इनमें ब्रोंकाई में और ब्रोंक्यूल में फर्क क्या होगा, तो ब्रोंकाई असल में वो रीजन होगा जिसके अंदर अभी कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं आपको, लेकिन ब्रोंक्यूल रीजन के अंदर आपको कोई कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे। सेकेंडली, ब्रोंक्यूल का जो डायमीटर होता है वो 1 मिलीमीटर और उससे लेस होगा, उससे ज्यादा डायमीटर वाली जो इस तरह की डक्ट्स हैं वो असल में ब्रोंकाई कहलाती हैं। तो ये पॉइंट्स आपको जरूर याद होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद अब आप देखिए कि ये जो ब्रोंक्यूल्स थे रफ्ता रफ्ता ये कम होते चले गए और आखिरकार आप देख रहे हैं कि ये ब्रोंक्यूल्स बहुत छोटे साइज के हो गए और उसमें से एल्वुलर डक्ट्स ओरिजिनेट हो गई हैं। एल्वुलर डक्ट्स दरअसल ये बहुत ही नैरो ट्यूब्स होती हैं जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से ओरिजिनेट होती हैं, और इन एल्वुलर डक्ट्स के आगे आप देख रहे हैं कि बंच लाइक अपीयरेंस नजर आ रही है, जो कि यूं छोटे छोटे एयर सैक्स का बंच है। दिस बंच ऑफ एयर सैक्स या दीज एयर सैक्स विद इन दिस बंच आर कॉल्ड एल्वुलाई। तो एल्वुलाई ये तकरीबन कोई एक लंग के अंदर इस तरह के कोई 700 मिलियन एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से लंग्स की नेचर स्पॉन्जी हो जाती है। आपने इस पॉइंट को अच्छी तरह से याद रखना है कि लंग्स हैव स्पॉन्जी नेचर। तो इसकी ये जो स्पॉन्जी नेचर है ये किसकी वजह से, तो स्पॉन्जी नेचर ऑफ लंग्स इज ड्यू टू मिलियंस ऑफ एल्वुलाई। जैसे Each lung contains approximately 700 million alveoli, जिनकी वजह से लंग्स की नेचर स्पॉन्जी है, और इसी वजह से लंग्स ना तो ये एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना एक्टिवली ये रिलैक्स कर सकते हैं। एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिव रिलैक्सेशन से मतलब ये होगा कि लंग्स खुद से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करें। तो चूंकि ये स्पॉन्जी नेचर है, इस वजह से लंग्स के बाहर जो दूसरे पार्ट्स हैं वो लंग्स को जब प्रेस करेंगे तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और जब वो एसोसिएटेड पार्ट्स ऑफ द लंग्स प्रेशर लूज करेंगे तो लंग्स रिलैक्स कर जाएंगे। तो इसी वजह से लंग्स की इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम कहते हैं पैसिव कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो ये पैसिव कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इन द लंग्स, ठीक है, पैसिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन लंग्स, ये दरअसल किस वजह से है, ये इसी स्पॉन्जी नेचर की वजह से है। व्हाई लंग्स आर नॉट कैपेबल फॉर एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, the reason again spongy nature. Why lungs perform passive contraction relaxation, the reason again spongy nature आपने याद रखना है। अच्छा, आप देखो कि ये जो आपने अभी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स देखे, उसके बाद फिर एल्वुलर डक्ट्स उससे ओरिजिनेट होंगी। तो एल्वुलर डक्ट्स में और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में डिफरेंस क्या है? एक तो डिफरेंस ये होगा कि इनका जो एल्वुलर डक्ट्स का डायमीटर है वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से भी कम हो जाता है, और दूसरा एल्वुलर डक्ट्स वो होंगी जिनके एंड के ऊपर ये एल्वुलाई नजर आएंगे। अच्छा, अगर हम एल्वुलाई का स्ट्रक्चर देखें, एल्वुलाई और एल्वुलर डक्ट ये दरअसल दोनों 1 सेल थिकेंड होती हैं। देखिए, ब्रोंक्यूल और एल्वुलर डक्ट में एक फर्क हम ये भी कर सकते हैं कि ब्रोंक्यूल की वॉल काफी थिकेंड होती है, लेकिन इसके मुकाबले में ये जो एल्वुलर डक्ट है ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से बहुत थिन वॉल पोजेस करता है। जस्ट 1 सेल थिकेंड वॉल इसके गिर्द मौजूद होगी, और उसके बाद फिर इससे आगे एक एयर सैक बनता हुआ नजर आ रहा है, ब्लाइंड एयर सैक। दिस एयर सैक इज कॉल्ड एल्वुलस। तो एल्वुलस की वॉल भी जस्ट 1 सेल थिकेंड वॉल होती है। एल्वुलस की गिर्द कैपिलरी का बहुत ज्यादा डेंस नेटवर्क मौजूद होता है, जैसे आपको ये यहां पर शो किया गया है। ये आपको क्रॉस सेक्शन के अंदर एल्वुलाई नजर आ रहे हैं, और उसके बाद ये आपको इनका ओवरव्यू नजर आ रहा है, जिसके ऊपर आप देख रहे हैं कि डेंस कैपिलरी नेटवर्क मौजूद है। तो ये कैपिलरी नेटवर्क सिर्फ एल्वुलाई रीजन के ऊपर है, एल्वुलर डक्ट पर नहीं है। इसी वजह से जो असल साइड ऑफ अ गैसेस एक्सचेंज है, जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म होगा हमारे लंग्स के अंदर, वो एल्वुलर डक्ट्स नहीं है, वो एल्वुलाई हैं। उसमें रीजन क्या याद रखना है आपने, क्योंकि एल्वुलाई आर कवर्ड बाय द कैपिलरी बेड, बट एल्वुलर डक्ट्स आर नॉट कवर्ड बाय द कैपिलरी डक्ट। हालांकि एल्वुलर डक्ट की वॉल भी 1 सेल थिकेंड है, और जबकि एल्वुलस की वॉल भी 1 सेल थिकेंड है। तो एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा, यहां पर देखिए कि एल्वुलस की इनर सरफेस पर आपको एक सब्सटेंस सिक्रीट होता हुआ नजर आएगा। दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड
सरफेक्टेंट, तो सरफेक्टेंट इनफ क्वांटिटी में ये आपको एल्वुलर सरफेस पर नजर आएगा, एल्वुलाई के अंदर नजर आएगा, ये एल्वुलर डक्ट में मौजूद नहीं होगा सरफेक्टेंट। और सरफेक्टेंट दरअसल गैसेस एक्सचेंज में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। दरअसल ये जो सरफेक्टेंट होता है ना, ये गैसेस की सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है और गैसेस इजीली फिर मूव कर सकती हैं, यानी ऑक्सीजन इजीली डिफ्यूज करके अंदर जा सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड इजीली डिफ्यूज करके ये एयर में दाखिल हो सकती है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड की इनवर्ड और कार्बन डाइऑक्साइड की आउटवर्ड और ऑक्सीजन की इनवर्ड मूवमेंट में सरफेक्टेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बाज बच्चों में जो प्री मैच्योर बर्थ से पैदा होते हैं तो उनमें क्या होता है कि उनके लंग्स अभी इनफ मैच्योर नहीं हुए होते, उनमें ये सरफेक्टेंट पूरी तरह से प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता और उनकी वक्त से पहले जब पैदाइश हो जाती है तो ऐसी सूरत में सरफेक्टेंट इनफ क्वांटिटी में ना होने की वजह से जैसे ही वो पैदा होने के बाद सांस लेते हैं तो उनके एल्वुलाई से कोलैप्स कर जाते हैं। तो ये सरफेक्टेंट दरअसल एल्वुलाई को यूं कोलैप्स होने से भी प्रिवेंट कर रहा है, ना सिर्फ ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर रहा है बल्कि ये एल्वुलाई की कोलैप्सिंग को भी प्रिवेंट कर रहा है। तो ऐसे न्यूबॉर्न बेबीज जो वक्त से पहले पैदा हो जाएं और उनके लंग्स अभी पूरी तरह मैच्योर ना हो, उनमें ये सरफेक्टेंट इनफ क्वांटिटी में अभी प्रोड्यूस ना हो रहा हो और उनके लंग्स जैसे ही वो सांस लें पैदा होने के बाद तो वो कोलैप्स कर जाएं, तो ऐसी सूरत में वो सांस घुटने से उनकी मौत वाक़ हो जाती है। ये जो प्रॉब्लम होता है न्यूबॉर्न बेबीज में जो अर्ली या प्री मैच्योर बर्थ से पैदा हों, तो इन बच्चों का ये प्रॉब्लम कहलाता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, ये अपने रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में याद रखना है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आरडीएस ये बेसिकली क्या चीज़ है। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आरडीएस बेसिकली ये एक न्यूबॉर्न बेबीज का जो प्री मैच्योर बर्थ से पैदा हुए होते हैं उनका ये प्रॉब्लम है जिसमें लंग्स अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं होते और उनमें कमी किस चीज़ की होती है, यही सरफेक्टेंट की कमी होती है। और इसकी कमी की वजह से ये बच्चे पैदा होने के बाद पूरी तरह सांस नहीं ले पा रहे होते और सांस कम होने की वजह से ये बच्चे मॉर्निंग करते हैं, यानी उखड़ा उखड़ा सांस लेते हैं और आखिरकार फिर अगर इनको फौरी तौर पर सपोर्ट ना मिल सके, कोई आर्टिफिशियल सपोर्ट जैसे कोई वेंटिलेटर वगैरह इनको ना फराहम किया जा सके तो इन बच्चों की डेथ हो जाती है। तो ये प्री मैच्योर बच्चों की डेथ का एक मेजर फैक्टर आपने ये याद रखना है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो कि सरफेक्टेंट की कमी की वजह से था। अच्छा, उसके बाद अब आप देखिए कि एल्वुलर वॉल के गिर्द जो कैपिलरी नेटवर्क आप देख रहे हैं, तो कैपिलरी की वॉल भी दरअसल 1 सेल थिकनेड होती है और एल्वुलर वॉल भी 1 सेल थिकनेड है। और इस तरह से हम ये कैपिलरी वॉल और एल्वुलर वॉल को मिलाकर अगर हम टोटल थिकनेस को ऑब्जर्व करें तो जस्ट ये 2 सेल थिकनेस आपको नजर आ रही है बिटवीन ब्लड एंड द एयर। यानी ब्लड इस वक्त हमारा इनर इन्वायरमेंट है, ब्लड रिप्रेजेंट्स द इनर इन्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, और जबकि इसके मुकाबले में ये इस वक्त जो एयर है ये आउटर इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करिए, इट शोज द आउटर इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो अब आप देखें कि इनर और आउटर इन्वायरमेंट के दरमियान जो आप ये डिस्टेंस ऑब्जर्व कर रहे हो ना, दिस डिस्टेंस बिटवीन इनर एंड आउटर इन्वायरमेंट रेफर्स टू एज थिन एपिथेलियम। वो जो अभी हमने शुरू में प्रॉपर्टीज की बात की थी तो आपने उस प्रॉपर्टीज में याद रखना थिन एपिथेलियम से मुराद क्या थी कि हाउ मच इज डिस्टेंस बिटवीन इनर एंड आउटर इन्वायरमेंट। व्हाट इज द इनर इन्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी? तो ब्लड इज इनर इन्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, जबकि एयर इज आउटर इन्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, एंड बिटवीन दीज टू इन्वायरमेंट देयर इज जस्ट 2 सेल थिकनेड डिस्टेंस। और इस थिकनेस को मेजर किया जाए तो 0.1 माइक्रोमीटर ये थिकनेस आपको मिलती है। और ये थिकनेस इतनी काफी है कि इजीली यहां से गैसेस मूव कर सकती हैं। दरअसल गैसेस की यहां पर जो अक्रॉस मूवमेंट हो रही है, इस एपिथेलियम के अक्रॉस जो मूवमेंट आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सिंपल डिफ्यूजन के जरिए हो रही है। और इस सिंपल डिफ्यूजन के लिए जरूरी है कि ये जो डिस्टेंस है बिटवीन इनर एंड आउटर एनवायरनमेंट इट शुड बी लेस। तो इस वजह से ये ऑक्सीजन डिफ्यूज करके इजीली ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करके ये इजीली एयर के अंदर दाखिल हो जाएगी।
ठीक है भाई। तो इस तरह से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये इसी जगह पर मुमकिन हो सकेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस या एल्वुलर डक्ट में क्यों नहीं हो रहा, हालांकि उसकी वॉल भी तो 1 सेल थिकनेड है, तो अभी मैंने आपको एक रीजन ये बताया था कि यहां पर सरफेक्टेंट कम है और दूसरा यहां पर आपको कैपिलरी नेटवर्क भी नजर नहीं आ रहा। तो इस वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए सूटेबल जगह ये एल्वुलाई होंगे जिसमें आपको तमाम एडाप्टेशंस नजर आ रही हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर जो असल रेस्पिरेटरी सरफेस है वो दरअसल ये एल्वुलाई है। ठीक है भाई। तो ये आपको मैंने अब तक की इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स बताया। इसमें ये जो सीक्वेंस के साथ पार्ट्स हैं इनको जरूर आप याद रखिए। यहां पर एक दो चीजों का और जिक्र करना भी जरूरी है। दरअसल एल्वुलाई के अंदर वैसे कोई मसल्स मौजूद नहीं होते हैं, बट एल्वुलाई हैज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड देन अगेन एक्सपैंड एंड रिक्वाइल करने की इनके अंदर कैपेसिटी मौजूद है। यानी ये एक्सपैंड भी कर सकते हैं और रिक्वाइल करने का मतलब है कि ये दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो ये कैपेसिटी इनके अंदर कैसे आ गई, हालांकि इधर मसल्स तो कोई मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर ये कैपेसिटी इस तरह से डेवलप हुई है कि यहाँ पर कुछ इलास्टिन प्रोटीन और कोलेजन प्रोटीन के फाइबर्स इन सेल्स के दरमियान एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हैं। देखो ये सेल्स जो है ना, ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड है। द वॉल ऑफ द एल्वुलर सेल्स, एल्वुलर वॉल के जो सेल्स हैं, दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स विच इज कंपोज्ड ऑफ इलास्टिन प्रोटीन। इसके अंदर एक इलास्टिन प्रोटीन मौजूद है और दूसरा इसके अंदर कोलेजन प्रोटीन। दोनों ये फिब्रस प्रोटीन्स हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर हैं। तो इन कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन की प्रेजेंस की वजह से एल्वुलर वॉल के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि एल्वुलाई जब एयर को पजेस करेंगे तो ये इन्फ्लेट कर जाएंगे और एक्सपैंड कर जाएंगे, और जब इनमें से एयर निकल जाएगी तो ये दोबारा रिक्वाइल, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। तो इनके अंदर ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी दरअसल इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में मौजूद इलास्टिन और कोलेजन की वजह से मुमकिन हो रही है। अच्छा, अब हम जरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग को जरा रिव्यू कर लेते हैं। देखिए ये सारा कुछ जो लंग के अंदर मौजूद था ये कवरिंग से इनक्लोज हो रहा होता है। दैट कवरिंग इज कॉल्ड प्लूरा। प्लूरा से ये सारा कुछ इनक्लोज हो रहा है। प्लूरा जो होता है ये दरअसल एक डबल कवरिंग है। यानी प्लूरा बेसिकली ये 2 लेयर्स पर मुश्तमिल एक कवरिंग है। एक आउटर प्लूरॉन जिसको सोमैटिक लेयर भी कहा जाता है और दूसरा इनर प्लूरॉन जिसे विसरल लेयर भी कहा जाता है। तो ये 2 लेयर्स पर मुश्तमिल एक कवरिंग जिसे प्लूरा कहा जाता है। इस प्लूरा में आउटर प्लूरॉन या सोमैटिक लेयर ये असल में रिब केज के बिल्कुल इनर साइड पर लाइन कर रही होती है, लेकिन इनर प्लूरॉन या विसरल लेयर ये लंग्स को बिल्कुल स्मूथली सराउंड कर रही होगी। यानी लंग्स के अंदर का जितना भी मटेरियल है इट इज एक्चुअली कवर्ड बाय द इनर प्लूरॉन। ठीक है, लंग्स आर एक्चुअली कवर्ड बाय, अगर पूछा जाए इनर प्लूरॉन या आउटर प्लूरॉन, तो एक्चुअली दे आर कवर्ड बाय इनर प्लूरॉन। और इन दोनों प्लूरॉन के दरमियान, ये दोनों जो प्लूरल मेम्ब्रेन्स इनके दरमियान में दरअसल एक माइन्यूट स्पेस प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज प्लूरल कैविटी। यहां पर एक्चुअली प्लूरल कैविटी मौजूद है। तो ये जो प्लूरल कैविटी आप देख रहे हैं, दिस प्लूरल कैविटी एक्चुअली कंटेन्स अ फ्लूइड जो कि इन्हीं प्लूरल मेम्ब्रेन से सीक्रेट हो रहा होता है। दैट फ्लूइड इज नोन एज प्लूरल फ्लूइड। तो इस तरह से ये जो प्लूरल फ्लूइड यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, this pleural fluid provides lubrication during the working of the lungs. This pleural fluid provides lubrication, क्योंकि lungs यहां पर मुसलसल ब्रीदिंग के दौरान कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, तो ऐसी सूरत में इनके गिर्द जो हार्ड रिब के जो उसके साथ इनकी रगड़ पैदा होगी, इनकी फ्रिक्शन पैदा होगी, तो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की यहां पर जरूरत है। तो ये प्लूरल फ्लूइड जो इस प्लूरल कैविटी के अंदर पाया जाता है, ये इसी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है भाई। तो आपने देखा कि ये प्लूरा से लंग्स इनक्लोज है। अच्छा, लंग्स की शेप के हवाले से अगर आपसे पूछा जाए कि लंग्स की शेप कैसी है, तो डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं कि स्फेरिकल है, ओवल है, कॉनिकल है। तो आपने लंग्स की शेप भी कॉनिकल याद रखनी है। आप देख रहे हैं कि इसकी आपको जो एपेक्स नजर आ रही है लंग्स की,
वो इस तरह से बहुत नैरो है, और जो बेस ऑफ द लंग्स वो ब्रॉड नजर आ रही है। बेस ऑफ द लंग्स इज प्लेस्ड ऑन द डायफ्राम, जबकि एपेक्स ये यहां पर क्लेविकल से थोड़ा सा ऊपर निकल रही होती है। तो ये पोजीशन आपने याद रखना है कि द एपेक्स ऑफ द लंग इज टर्मिनेटेड जस्ट अबव द क्लेविकल, और जबकि बेस ऑफ द लंग इज प्लेस्ड ऑन द डायफ्राम। अच्छा, उसके बाद देखें ये लंग्स में आपको मैंने लोब्स बताई, 2 लोब्स हैं लेफ्ट लंग में और 3 लोब्स आपने राइट लंग में याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा लंग्स हमारे किस जगह पर मौजूद हैं? तो लंग्स एक्चुअली फाउंड इन द चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी के अंदर मौजूद है। थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी दरअसल 3 चीजों पर मुश्तमिल है। उसमें रिब्स आ जाती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स आ जाते हैं, यहां पर रिब्स के दरमियान जो मसल्स हैं इनको इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है, और तीसरा इसमें डायफ्राम आ जाता है। देखो सबसे पहले देखिए रिब्स और इंटरकोस्टल मसल। आप जानते हैं 12 पेयर ऑफ रिब्स हमारे पास मौजूद हैं, और 12 पेयर ऑफ रिब्स के साथ साथ यहां पर स्टर्नम जो कि फ्रंट साइड पर चेस्ट बोन जिसे कहा जाता है ये यहां मौजूद होती है। तो इस तरह से स्टर्नम एंड रिब्स ये दोनों रिब केज को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और इन रिब्स के दरमियान में जो मसल्स पाए जाते हैं दे आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल। इसमें भी ये इंटरकोस्टल मसल 2 तरह के मसल्स होंगे, एक इनमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये आप एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल देख रहे हैं, और दूसरे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो इनर साइड पर मौजूद है। तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंटागोनिस्टिकली अरेंज होते हैं, यानी इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी एक दूसरे के अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होगी। तो ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसी सूरत में ये रिब केज फॉरवर्ड और अपवर्ड मूव करेगा, उस वक्त इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स कर रहे होते हैं। जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐसी सूरत में रिब केज बैकवर्ड और डाउनवर्ड मूव करते हैं। अभी आपको ये जो एक्टिविटीज हैं ब्रीदिंग के दौरान आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन की जाएंगी। तो बहरहाल याद रखिए कि रिब केज मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इन एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। याद रखो कि जब हम इंटरकोस्टल मसल का यूं जिक्र कर रहे हो और उसमें पॉइंट आउट ना कर रहे हो एक्सटर्नल या इंटरनल, तो उस वक्त हमारी मुराद एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है, उस वक्त इंटरनल को हम रेफर नहीं कर रहे होते। तो जिस जगह पर भी आपको ये इंटरकोस्टल मसल के हवाले से कोई भी स्टेटमेंट मिले और वहां पर मेंशन ना हो कि ये एक्सटर्नल है या इंटरनल है, तो आपने एक्सटर्नल उसको अज्यूम करना है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल के मुतालिक अगर कोई बात होगी तो स्पेशली उसमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का जिक्र किया जाएगा, उसमें ये वर्ड यूज किया जाएगा इंटरनल। ठीक है, तो अगर वैसे ये जिक्र नहीं हो रहा तो आपने क्या अज्यूम करना है कि ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की बात हो रही है। अच्छा, तो रिब केज असल में ये चेस्ट कैविटी की जो लेटरल वॉल्स होती है ना उसको ये कंपोज कर रहा है। रिब केज जिसमें रिब्स और स्टर्नम और इसके साथ साथ इंटरकोस्टल मसल आ गए, इनसे ये चेस्ट कैविटी की जो लेटरल वॉल्स हैं दे आर कंपोज्ड, बट द बेस ऑफ द चेस्ट कैविटी या जिसको हम फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी कहते हैं वो किससे बनता है? तो फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी इज कंपोज बाय द डायफ्राम। तो यहां पर देखो, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हो रही हैं, तो उसमें डायफ्राम भी इंक्लूड होगा, उसमें रिब केज भी इंक्लूड होगा। रिब केज में रिब्स के साथ साथ आपने ये स्टर्नम को भी याद रखना है, और स्टर्नम के साथ साथ इंटरकोस्टल मसल को भी याद रखना है। तो ये रिब केज जिसमें स्टर्नम प्लस रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल ये लेटरल वॉल्स ऑफ द थोरेसिक कैविटी को कंपोज कर रहे हैं, जबकि डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द थोरेसिक कैविटी। तो पूरी थोरेसिक कैविटी जब आपसे पूछी जाए उसमें आपने इन सब का जिक्र करना है, लेकिन अगर आपसे इंडिविजुअली पूछा जाए कि लेटरल वॉल्स किसकी बनी हुई है, उसमें ये चीज आपने याद रखनी है। और अगर आपसे फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी पूछा जाए तो डायफ्राम को याद रखना है। यहां पर अक्सर मिस्टेक हो जाती है, इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद रखिए। अच्छा, यहां तक हमने लंग्स का डिटेल जो स्ट्रक्चर था और इसके साथ साथ बाकी जो एयर पैसेज वे उसको अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया है। तो इससे पहले कि हम अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को अंडरस्टैंड करें, हम कुछ यहां पर क्वेश्चन जो अब तक हमने टॉपिक कवर किए हैं उससे रेलेवेंट देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द ह्यूमन गैस एक्सचेंज सिस्टम यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसमें देखिए ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको यूं 1 to 3 से लेबल किया हुआ है और आपने आइडेंटिफाई करना है कि 1 कौन सा है, 2 कौन सा है। और देखें पूछा गया कि व्हाट आर द लेबल्ड स्ट्रक्चर्स,
तो इस तरह से देखो ये लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल। तो आप अगर गौर करें तो ये 2 मस्ट बी द लैरिंग्स, तो लैरिंग्स वाले कॉलम में 2 जहां पर लिखा हुआ है वो ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, 1 वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। इस लिहाज से आप ये 1 को भी यहाँ, ए को भी यहाँ पे रिजेक्ट कर दें, आप ये सी को भी रिजेक्ट कर दें, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। बी या डी में से कोई ऑप्शन होगा। फिर आप देखिए कि ट्रैकिया, तो ट्रैकिया मस्ट बी द 1। देखिए ट्रैकिया ये पार्ट होता है ना, तो इस वजह से ये 1 से रिप्रेजेंट हो रहा है और बी और डी दोनों ऑप्शंस में ट्रैकिया वाले कॉलम के अंदर आपको 1 1 मिल रहा है। इसका मतलब है कि अभी भी हम इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कि ट्रैकिया से आगे फिर ये एट द लेवल ऑफ 5th thoracic vertebra 2 ब्रांचेस निकल रही हैं विच आर कॉल्ड ब्रोंकाई। तो ये प्राइमरी ब्रोंकाई है। तो यहां पर ब्रोंकस हम ये 3 को अज्यूम करेंगे। तो आप देखिए कि बी ऑप्शन के अंदर ब्रोंकस में 3 लिखा हुआ है, लेकिन डी के अंदर यहां पर ब्रोंकस में 4 लिखा हुआ है, जो कि गलत है। इसका मतलब है कि डी भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो यहां पर हमने इसको सक्सेसफुली आइडेंटिफाई कर लिया कि राइट आंसर मस्ट बी बी। ठीक है, इस तरह से ये राइट आंसर बना है। उसके बाद एक और सवाल देखिए कि इन विच रीजन ऑफ एयर पैसेज वे द सी शेप कार्टिलेजेस आर रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेज प्लेट्स। तो कार्टिलेज प्लेट्स अभी मैंने आपको बताया था कि ब्रोंक्यूल में तो कुछ भी नहीं होता ना कार्टिलेज प्लेट होती है ना कार्टिलेज रिंग्स होते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में भी जाहिर है कुछ नहीं होगा। सेकेंडरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई में तो कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो सेकेंडरी ब्रोंकाई ऐसा रीजन है जहां पर ये रिप्लेसमेंट हो रही होती है, कार्टिलेज रिंग्स की जगह पर कार्टिलेज प्लेट्स आ जाते हैं। देयरफॉर द राइट आंसर मस्ट बी सी। एक और सवाल देखिए कि विच पार्ट ऑफ एयर पैसेज वे हैज नाइदर कार्टिलेज रिंग्स नॉर कार्टिलेज प्लेट। तो ये वाज़ेह है कि ब्रोंक्यूल्स ऐसा रीजन है जहां पर इन दोनों में से कोई चीज नहीं होगी। तो राइट आंसर यहां पर ब्रोंक्यूल है विदाउट एनी डाउट। अच्छा, फिर देखिए एक और सवाल कि लेटरल वॉल्स ऑफ द चेस्ट कैविटी ऑफ मैन आर कंपोज्ड ऑफ। तो अभी मैं जैसे जिक्र कर रहा था कि लेटरल वॉल्स किस चीज की बनी हुई है, रिब्स की, बिल्कुल रिब्स की बनी हुई होती हैं। इंटरकोस्टल मसल, यकीनन इंटरकोस्टल मसल्स भी मौजूद होते हैं। रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल, यानी ये वाला ऑप्शन पहले वाले दोनों ऑप्शन से ज्यादा सूटेबल है क्योंकि इनमें दोनों का जिक्र हो रहा है। और तीसरा रिब्स, इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम, ये गलत हो गई बात क्योंकि देखो ये डायफ्राम जो है ये लेटरल वॉल्स का पार्ट नहीं है, इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। इस वजह से हम इस ऑप्शन को रिजेक्ट करेंगे। पहले वाले 2 ऑप्शन भी अगरचे करेक्ट थे, लेकिन चूंकि सी ज्यादा करेक्ट है, उनके मुकाबले ज्यादा अप्रोप्रिएट है, देयरफॉर द राइट आंसर मस्ट बी सी। एक और सवाल देखिए कि एल्व्यूलर डक्ट्स ओरिजिनेट फ्रॉम। तो अभी मैंने जिक्र किया था एल्व्यूलर डक्ट्स की, आपने ओरिजिन याद रखनी है। जितना भी एयर पैसेज वे देखा आपने, हर एक पार्ट का आपने याद रखना है। तो एल्व्यूलर डक्ट्स एक्चुअली रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से ओरिजिनेट होते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स उससे पहले वाला हिस्सा था, और सेकेंडरी ब्रोंकाई और प्राइमरी ब्रोंकाई तो अभी बहुत पीछे वाले हिस्से हैं। तो इस वजह से राइट आंसर यहां पर क्या होगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। अच्छा, फिर आप एक और सवाल देखिए कि द डायग्राम शोज अ सेक्शन ऑफ एन एल्व्यूलस एंड अ कैपिलरी इन द लंग। तो अब यहां पर एयर फ्लो देख रहे हैं, एल्व्यूलस के अंदर एयर दाखिल हो रही है, फ्रेश एयर, और ये जो एक्सटर्नल एरो दिखाई दे रहा है ये स्पॉइल एयर की रिमूवल को इंडिकेट कर रहा है। और ये जो डॉट्स हैं ये दरअसल सरफेक्टेंट होगा। यहां पर वाई के अंदर यहां पर ये फ्रेश एयर कंटेनिंग मोर ऑक्सीजन मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, ब्लड फ्लो यहां पे दिखाया है, ये कैपिलरी के अंदर ब्लड दाखिल हुआ। जाहिर है कि ये ब्लड कहां से आ रहा होगा, ये किसी आर्टरीज से या आर्ट्रियोल से इसके अंदर दाखिल हुआ होगा। आप सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा प्लान पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहां पर कोई आर्ट्रियोल है जिसने ये ब्लड इसको फराहम किया है, और जब ब्लड यहां पर दाखिल हुआ होगा तो वो कैसा होगा, दैट ब्लड मस्ट बी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस पॉइंट पर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए क्योंकि उसी ब्लड की तो दरअसल ऑक्सीजनेशन रिक्वायर्ड है। तो ब्लड जब ये यहाँ से ऐसे दाखिल हुआ, ये डायरेक्शन है ब्लड की, और उसके बाद फिर ये घूमते हुए यहाँ से ये ब्लड वापस बाहर निकल रहा है, और ये बाहर निकल कर कहाँ जाएगा, डेफिनेटली ये किसी वेन्यूल में जाएगा, और वो वेन्यूज मिलकर फिर पल्मोनरी वेन बनाती हैं, और पल्मोनरी वेन वापस हार्ट में आती है। तो इसका मतलब है कि ये जो ब्लड होगा, इट मस्ट बी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस मस्ट बी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, उसके बाद अब आप देखिए कि आपसे सवाल पूछा गया है कि व्हाट आर द
relative concentrations of carbon dioxide at x, y and z। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन x में हाईएस्ट होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन Y के अंदर लीस्ट होनी चाहिए, बिकॉज Y रिप्रेजेंट्स द एयर प्रेजेंट इन द एल्वुलस। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर ये यहां से इधर जाएगी। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन Y के अंदर बहुत कम होनी चाहिए, यानी X के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन हाई होगी X वाले पॉइंट में, Y वाले पॉइंट पर लो होगी। और इसी तरह से जो Z वाला पॉइंट है जहां पर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी यहां पर कम है। तो इसका मतलब है कि X के अंदर होनी चाहिए हाई और Y के अंदर लो कंसंट्रेशन होनी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड की, और Z में भी कंसंट्रेशन लो होनी चाहिए। तो अब आप देखिए कि नीचे आपके पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें ए ऑप्शन में X हाई है और Y हाई है, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। जहां पर X हाई है वो पिक करेंगे, तो ए ऑप्शन जो है वो सुटेबल नहीं बन रहा। बी में भी X हाई है, ये पॉसिबल हो सकता है, और Y के अंदर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन लो शो की हुई है और Z के अंदर भी आपको लो शो की हुई है। इसका मतलब हाई लो लो, सो दिस बी मस्ट बी द राइट आंसर, क्योंकि C और D तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। इनके अंदर आप देख रहे हैं कि X में ही कंसंट्रेशन लो दिखाई हुई है, जो कि सरासर गलत है। लिहाजा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर B होगा। अच्छा, फिर देखिए कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एक्सपायर्ड एयर। जब हम एयर को एक्सपायर करते हैं तो उसकी कंपोजिशन क्या है? पंजाब वाली बुक के अंदर आपको ये टेबल मिल जाएगा जिसमें इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर की कंपोजिशन बताई हुई है। तो इसमें आप देखिए कि जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो ऐसी सूरत में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, यानी ये 21% है, लेकिन जब हम एक्सहेल करेंगे तो ऑक्सीजन कम होनी चाहिए। तो ये जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की शो की हुई है ये लाजमी तौर पर इनहेल्ड एयर होनी चाहिए। एक्सहेल्ड एयर ये 16 वाली जहां पर ऑक्सीजन आपको कंसंट्रेशन नजर आ रही है ये एक्सहेल्ड एयर हो सकती है। ये 4 तो बहुत ही कम दिया हुआ, ये नहीं होगा, ए ऑप्शन को हम रिजेक्ट करेंगे। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ये 0.04 ये तो होती है इनहेल्ड एयर के अंदर, लेकिन जो एक्सहेल एयर है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ज्यादा हो चुकी होती है, यानी 4। इसका मतलब है बी और सी में से जो ज्यादा सुटेबल लग रहा है वो ये बी आंसर लग रहा है, क्योंकि सी के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन वो दिखाई है जो कि इनहेल्ड एयर के अंदर है। ठीक हो गया। और इसी तरह से फिर जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो दोनों एयर्स के अंदर बिल्कुल एक जैसी होती है। ठीक है, ये दोनों में एक जैसी है। और वाटर वेपर्स याद रखिए कि जब एयर को इनहेल किया जा रहा होता है तो वाटर वेपर्स ऐसी सूरत में ये वेरिएबल हो सकते हैं इनहेल्ड एयर के अंदर, यानी सैचुरेटेड भी एयर हो सकती है और अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। वाटर वेपर ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अगर आप मॉइस्ट एयर को इनहेल कर रहे हैं तो ज्यादा होंगे, और अगर आप ड्राई एयर को इनहेल करें तो कम होंगे। लेकिन एक्सपायर्ड एयर के अंदर लाजमी तौर पर वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, वो सैचुरेटेड होती है, वहां पर वेरिएबल नहीं होगा। तो अब आप देखिए बी और सी दोनों के अंदर सैचुरेटेड वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये नाइट्रोजन वाला भी दोनों में सेम है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की बुनियाद पर हम ये डिटरमिन करने में कामयाब हो जाएंगे कि बी मस्ट बी द राइट आंसर सी के मुकाबले में, क्योंकि यहां पर जो CO2 की कंसंट्रेशन है वही दी हुई है जो इनहेल्ड एयर में। लिहाजा यहां पर राइट आंसर क्या बना? बी इज द राइट आंसर। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखिए कि विच चेंजेस अकर एज अ पर्सन एक्सरसाइजेस। तो याद रखो बच्चों कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसी सूरत में डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, यानी कितना ज्यादा एयर आप एयर अपने लंग्स के अंदर लेकर जाते हैं तो वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर देंगे जब आप एक्सरसाइज करते हैं। तो डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज होना चाहिए। और इसी तरह से ब्रीदिंग रेट, तो ब्रीदिंग रेट अभी आप देखेंगे कि जो ब्रीदिंग है वो भी एक्सरसाइज के दौरान तेज हो जाती है, तो इस वजह से ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज होना चाहिए, यानी दोनों इंक्रीज। तो यहां पर देखें ए ऑप्शन में डिक्रीज ये गलत है, बी में डिक्रीज इंक्रीज ये भी गलत है, सी और डी में देखें यहां पर इंक्रीज फिर डिक्रीज ये गलत है, बट इंक्रीज, तो डी इज द राइट आंसर। डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, फिर एक और सवाल देखिए, ये पिछला एक और जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया उससे रेलेवेंट है कि द डायग्राम शोज an alveolus and an associated blood capillary at which point will be greatest rate of diffusion of carbon dioxide occur। तो अब आप देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ग्रेटेस्ट किस जगह पर होगा।
मिसाल के तौर पर आप गौर कीजिए कि ये जो साइड है इट इज़ लिंक टू अ पल्मोनरी आर्टरी या आर्टरीहोल के साथ ये साइड लिंक है, तो यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है दैट मस्ट बी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हायर होगी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लोअर होगी। और उसके बाद फिर ये जब ये ब्लड यहाँ से गुजरता हुआ इधर आ रहा है तो आप देखिए सबसे पहला जो डी पॉइंट है इस जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत क्विकली निकल कर ये एल्व्यूलस में दाखिल हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से तेज़ी से यहाँ पर, और ऑक्सीजन तेज़ी से दाखिल होगी इस जगह पर। तो ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं डी पॉइंट, यहाँ पर जो रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो हाईएस्ट होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर इस वक्त जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो बहुत ज़्यादा स्टीप है। ये भी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम की एक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी रेस्पिरेटरी सरफेस की ये प्रॉपर्टी कि वहाँ पर स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट होना चाहिए कि CO2 की कंसंट्रेशन जितनी हायर ब्लड में और जितनी कम एल्व्यूलर एयर में होगी उतना रैपिडली CO2 ये बाहर जा सकेगा। इसी तरह से जितनी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एयर में ज़्यादा और ब्लड में कम होगी उतना तेज़ी से ऑक्सीजन अंदर आ सकेगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट पाया जा रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन हाईएस्ट होना चाहिए। लेकिन सी पॉइंट में चूँकि थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड लूज हो चुका है इस वजह से ग्रेडियंट कार्बन डाइऑक्साइड का उतना स्टीप नहीं रहा और ऑक्सीजन चूंकि यहाँ पर अंदर दाखिल हो चुका है इस वजह से ऑक्सीजन ग्रेडियंट भी उसी तरह से स्टीप नहीं रहा। तो सी में रेट ऑफ डिफ्यूजन डी से कम हो जाएगा, सिमिलरली बी में और कम हो जाएगा और ए में और कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अब जो ब्लड निकल के जा रहा है वो पल्मोनरी वेन में और यहाँ पर जो ब्लड है वो दरअसल ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बहुत कम हो चुकी होती है। लिहाजा अगर पूछा जा रहा है कि एट विच पॉइंट विल बी द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर मस्ट बी डी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। अच्छा, एक और सवाल देखिए कि व्हाट प्रॉपर्टीज मेक द एल्वुलाई वॉल एफिशिएंट एट गैस एक्सचेंज। अभी जैसे हम रेस्पिरेटरी एपिथेलियम की या रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे, तो एल्वुलाई को कौन से करैक्टर्स हैं जो ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं? इलास्टिक टिश्यू इन द वॉल्स। देखो इलास्टिक होने से क्या फ़ायदा होगा कि व्हेन एयर इज़ पजेज इन द एल्वुलाई तो ये एक्सपैंड कर जाएंगे इलास्टिक होने की वजह से। अगर ये इलास्टिक ना होते, एक जगह पर फिक्स रहते, तो बहुत ज़्यादा एयर को ये अपने अंदर पजेज नहीं कर सकते थे। तो गैस एक्सचेंज सिस्टम के लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ पर ये कैपेसिटी हो कि ज़्यादा से ज़्यादा एयर को ये पजेज कर सकें, तो इलास्टिक होना ये ज़रूरी है, यानी ये करेक्ट होना चाहिए, इसमें टिक होना चाहिए। इक्वल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड। देखो आउटसाइड और इनसाइड ये इक्वल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होनी चाहिए, नहीं ये ज़रूरी नहीं है। अगर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की इक्वल होगी तो ऐसी सूरत में आप देखिए कि जैसे अभी हमने कहा कि ऑक्सीजन ग्रेडियंट जब मेंटेन ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन अंदर दाखिल नहीं हो सकेगी, तो ये प्रॉपर्टी रॉन्ग होनी चाहिए। फिर देखिए वॉल वन सेल थिक, तो वॉल बिल्कुल एल्वुलर वॉल वन सेल थिक होनी चाहिए ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेज मुमकिन हो सके। यानी इसका मतलब है कि इलास्टिक टिश्यू यस हो, इक्वल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नो हो और ये वॉल्स वन सेल थिक यस हो। तो ये देखिए सी ऑप्शन के अंदर ये बिल्कुल चीज़ें मैच कर रही हैं, बाकी किसी ऑप्शन में मैच नहीं करी। देयरफॉर द राइट आंसर मस्ट बी सी। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.